Hello everyone, in this series of one-stop solution for current affairs, we're going to complete IR PT365 of Vision IS। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन जो PT365 है ना, इसे कंप्लीट कर रहे हैं और इसको मैंने लिंक कर दिया है PYQ के साथ और स्टैटिक के साथ। इस वीडियो के अंदर आप स्टैटिक का जो है ना, जो रिलेवेंट पोर्शन है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हैंड टू हैंड आप रिवाइज कर पाओगे इजिली और इसे लिंक कर पाओगे PYQ के साथ और ये समझ पाओगे कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है इंटरनेशनल रिलेशन से। और आप सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट तैयारी करने वाले हो इस वीडियो के अंदर। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही पढ़ाऊंगा मैं, कोई फालतू एक्स्ट्रा चीज नहीं बढ़ाने वाला। और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताता चलूंगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे, देखो ये जो आयर की PT365 है, आपको ना इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले एग्जाम के अंदर। उसका रीजन है कि इसकी वेटेज कम है। ठीक है, किसी साल यूपीएससी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है, 6 to 7 पूछ लेगी, और किसी साल तो ऐसा होता है कि आईआर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज से आपको हर साल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको मैं बोलूंगा इसको आप सही से तैयार करना है। ठीक है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा हम ये देखते हैं कि भैया आईआर से ना यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और इसके पीवाईक्यूज देखेंगे। एक बात और दोस्तों, मैंने ना जितनी भी सब्जेक्ट है ना, इसका PT365 निकलती है आपकी, ठीक है, विजन एक्स निकालता है, ठीक है, उसकी ना सबकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर की, इन सब की जो है ना PT365 मिल जाएगी आपको। इवन जब साइंस एंड टेक की आएगी ना, तो उसे भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, और एक बात और दोस्त, इसके बाद ना इकोनॉमिक्स की PT365 का सेकंड पार्ट आ जाएगा, इसके अंदर मैं पूरे इकोनॉमिक्स की PT365 कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप चैनल को एक बार देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लेना एक बार। और ये टूल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी गोल्डन रूल्स की, उसे जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसे आईआर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फिर इसके अंदर हम देखेंगे ये प्लेसेस इन न्यूज की एक सेपरेट वीडियो आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कंप्लीट नहीं कर रखा, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज को, इसको मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, बायलैटरल रिलेशन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेंगे, इशूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के अंदर अगर देखो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन कैसे क्या पूछती है यूपीएससी, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडियन रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीमेंट्स, ये सब वगैरह यूपीएससी से क्वेश्चन पूछती है आपसे। ठीक है, तो ये सिलेबस भी है आपका। जैसे कि देखो यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन आ रखा है कि इंडिया इज अ मेंबर, तो इंडिया इनमें से किसका मेंबर है, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है कि भैया यूएन की कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है ना न्यूज में रहा, उसके कौन से एग्रीमेंट्स न्यूज में रहे, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी आपसे। ठीक है, और फिर दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर इसे हाईलाइट क्यों करा, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को। देखो ये थीम है यूपीएससी की। ठीक है, क्योंकि वो डाटा से रिलेटेड, प्रोटेक्शन रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है आपसे, तो इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। ठीक है, एडिशनल प्रोटोकॉल, ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। ठीक है, इसका मतलब आपको ये पढ़ना होगा कि भैया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगर न्यूज में रही है तो उससे रिलेटेड कौन से प्रोटोकॉल न्यूज में रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आसियान के बारे में पूछ रहा है, इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चाबार पोर्ट, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस रही है चाबार पोर्ट की। ठीक है, और ये हर साल न्यूज में रह रहा है। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से न्यूज में आ रहा है ये बार बार, तो इसके बारे में PT365 के अंदर अभी पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट भी के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इंडिया अफ्रीका समिट, ठीक है, तो इंडिया के रिलेशंस क्या हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्री से, ठीक है, अदर कंट्री से, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखो फिर पूछ लिया इसने कि मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है, किसका, जीसीसी का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूछ लिया किस कंट्री का है ये। फिर देखो आरसीईपी के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे टॉपिक जो है ना तैयार करने होंगे PT365 से, जिस तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का पूछ लिया। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट अभी भी न्यूज में है। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इंडिया उनमें से कौन सा मेंबर है, इनमें से किसका मेंबर है। ठीक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओईसीडी, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, आप देखो फिर इसमें पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, दैट मीन्स कि भैया आपसे प्रिंसिपल ही पूछे जाएंगे, अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बारे में ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अभी मैंने आपको प्लेसेस इन न्यूज का कोई पीवाईक्यू नहीं दिखाया, उसका रीजन है कि भैया प्लेसेस इन न्यूज से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं होते, कोई मतलब इतना वो नहीं होता कि मतलब इसमें समझने लायक है। आपको पता है तो पता है, फैक्चुअल है, नहीं पता तो नहीं पता, तो प्लेसेस इन न्यूज को हम अलग से तैयार करेंगे। ठीक है,
चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस PT365 को कंप्लीट करते हैं दोस्तों, ठीक है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूएनजीए के बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। अभी न्यूज़ में क्या रहा, देखो न्यूज़ में ये रहा कि भाई यूएनजीए ने ना एक रेजोल्यूशन पास किया है और उन्होंने बोला है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल वालों को, यूएनएससी को, कि आप एडमिट कर लो कि पैलेस्टीन जो है ना मेंबर बनना चाहता है यूएन का, ठीक है। तो ये आप क्या कर लो, एडमिट कर लो, ठीक है। अब न्यूज़ में ये भी रहा है कि अब जो रेजोल्यूशन पास जो किया है ना जनरल असेंबली वालों ने, ये ग्रांट नहीं करता पैलेस्टीनियंस को फुल मेंबर से देने की, बट ये रिकॉग्नाइज करना चाहता है कि ये क्वालिफाइड हो जाए टू ज्वाइन द यूएन, ठीक है। तो आप इनके काम के बारे में आपको पता चल रहा है ना, हैंड टू हैंड पता चल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएन जनरल असेंबली का काम क्या है, यूएनएससी का काम क्या है, ठीक है। अब यूएनएससी के बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, इसके अंदर हम P5 भी पढ़ने वाले हैं कि परमानेंट 5, मतलब इसके अंदर परमानेंट काउंसिल मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। और P5 नेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ठीक है। और P5 का हम भी मेंबर बनना चाहते हैं, इंडिया भी मेंबर बनना चाहता है कि हम भी जो है परमानेंट मेंबर बन जाए, किसके, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, देखो ये रेजोल्यूशन पास कर दिया यूएनजीए ने, ठीक है। अब यूएनजीए के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं ना, सबके पास वोटिंग पावर होती है, सबके पास वोटिंग पावर होती है, सब वोट करते हैं, इक्वल वोट होता है सबके पास, ठीक है। तो अगर वहाँ रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो वो किसके पास जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा, भैया कि मेंबर बनना चाहता नहीं, मेंबर बनाए या ना ही बनाए, ठीक है। तो उसमें से ठीक है 15 मेंबर्स होते हैं यूएनएससी में, अगर उनमें से 9 वोट पड़ जाए अफर्मेटिव तो वो मेंबर बन सकता है, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन इसमें वीटो पावर होती है किसके पास, P5 के पास। अगर P5 ने में से किसी भी कंट्री ने वीटो लगा के उसे क्या कर दिया, अगेंस्ट में वोटिंग कर दी, तो वो रेजोल्यूशन ही पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, बहुत स्टेटिक है, बार बार पढ़ते हो आप ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली के अंदर अगर अप्रूवल करना है कोई रेजोल्यूशन तो कितनी वोटिंग चाहिए, मतलब कितने मेजोरिटी में चाहिए, तो 2/3 चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो, ठीक है। ये आप पढ़ लो ढंग से, ये पता होना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं यूएनजीए के बारे में। तो ये फाउंड हुआ था 1945 में और वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 193 यूएन मेंबर्स हैं, ठीक है। ये याद है, पता होना चाहिए 193 हैं। प्लस ये एनुअली मीट करते हैं, मतलब इनकी मीटिंग एनुअली होती है, रेगुलर सेशन होते हैं इनके अंदर। और कब स्टार्ट होता है इनका, सितंबर में इनकी स्टार्टिंग होती है ना। और कुछ इसके अंदर स्पेशल सेशन भी मिलेंगे, अगर कोई रिक्वायर्ड होगा तो स्पेशल सेशन में होंगे, ठीक है। प्लस दोस्तों इसके अंदर जो प्रेसिडेंसी होती है ना, कि भैया कौन सा कंट्री इसका अंदर प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है, मतलब किस सेशन के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, ये इलेक्ट हो जाता है फ्रॉम फ्रॉम द 5 जियोग्राफिक ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो हमने 5 जियोग्राफिक ग्रुप बना रखे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वहां से हम इनमें से एक मेंबर को बना देंगे, क्या, प्रेसिडेंट बना देंगे उस कंट्री को, ठीक है। तो अब एक बात और दोस्तों, देखो यूएन जनरल असेंबली के फंक्शंस के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, और ये मैं आपको पूरा हाईलाइट करके नहीं देना चाहता क्योंकि ये तो पता ही होना चाहिए, और ये आपका क्या है, स्टेटिक पोर्शन है, ठीक है। तो जो भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे वो नॉन बाइंडिंग होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, बाइंडिंग नहीं होते। यूएनएससी जो पास करता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इसको तो एक बार ढंग से पढ़ लेना आप, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। तो यूएन जनरल असेंबली पता क्या रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, बताएगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, ठीक है। इस तरह की बातें जो है ना यूएन जनरल असेंबली के ऊपर सूट करती है। लेकिन यूएनएससी के अंदर देखो दोस्तों, जब आप यूएनएससी के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिनका रेजोल्यूशन होता है वो बाइंडिंग होता है, मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो यूएनएससी की जो पावर है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, यूएनएससी हैज अ पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर स्टेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट अंडर द यूएन चार्टर, ठीक है। तो यूएन चार्टर एक रूल है, इसके अंदर जितने भी यूएन के जो मेंबर है ना उनको माननी पड़ेगी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा यूएनएससी के अंदर, जो डिसीजन लिया जाएगा उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। लेकिन यूएनजीए का बाइंडिंग नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। तो यूएनएससी के बारे में थोड़ा बहुत जान लो आप, ठीक है। तो यूएनएससी होल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इसलिए तो बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये भी यूएन चार्टर के थ्रू ही बन के आए और 1945 में ही बनाए। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, वो मैंने बता दिया आपको, उनको वीटो पावर भी होती है, और 10 होंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे बाय यूएनजीए, ठीक है, यूनियन जनरल असेंबली इलेक्ट करेगा, और इनका जो टेन्योर होगा वो 2 ईयर्स टर्म का होगा, ठीक है। और सेक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू उनका जो है चुनाव होगा, इलेक्टेड होंगे मेंबर्स, ठीक है। तो देखो ये जो ना 10 मेंबर्स के सिलेक्ट होंगे, 3 तो अफ्रीका से होंगे, ठीक है, 2 एशिया कंट्री से होंगे, 2 लैटिन अमेरिका से होंगे, और वेस्टर्न यूरोप और अदर से 2 होंगे,
और ईस्टर्न यूरोप से एक होगा, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, इसके थ्रू ही जो है इलेक्शन होगा, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, देखो यूपीएससी ना आपसे पूछ रही थी इस तरीके से क्वेश्चन कि यूएन ने अडोप्ट किया है पैक्ट फॉर द फ्यूचर एट ए यूएन समिट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर किसका है? तो यूएन का है। इतना सा बस आपको बताना चाहिए। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जो भी पॉजिटिव चीजें होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होगा। वरना यूपीएससी क्या करेगा, वेगनेस चीजें बना देगा और स्टेटमेंट में डाल देगा। तो वहां आपको पकड़ना है कि यूपीएससी ने यहाँ पर ट्रैप करा है आपके साथ, ठीक है। तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर किसका है? यूएन का है, ठीक है। ये सब मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतना सब कुछ पढ़ो, तो याद भी नहीं कर सकते आप सब कुछ, ठीक है। ब्रेन की एक लिमिट होती है, सब कुछ याद रखना, ठीक है। वहाँ 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर कॉमन प्लेज, ठीक है, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव किसका है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ध्यान रखना, यूएनएससी ने ये लेकर आई है, लॉन्च किया है रिसेंटली एट यूएनएससी ने, ठीक है। तो कॉमन प्लेज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यूएन पीस कीपर्स, अब देखो ये हर साल न्यूज में रहता है, उसका रीजन है क्योंकि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इंडिया वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन ऑल वुमेन यूनिट अंडर यूएनपीके विच वाज सेंट टू लीबिया। तो लीबिया कंट्री के अंदर हमने पूरी वुमेन यूनिट को भेजा है, ठीक है। और फर्स्ट कंट्री में से इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट लार्जेस्ट यूएनपीके कॉन्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर हम एक इंडिया है जो सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सन भेजता है यूएनपीके के अंदर, ठीक है, पीस कीपिंग के लिए, ठीक है। अब यूएनपीके को नोबेल पीस प्राइज ही मिला हुआ है 1988 के अंदर। और एक बात और दोस्तों, ये तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी का काम है कि भैया वो देखेगा डिप्लॉयमेंट, किनका डिप्लॉयमेंट कहाँ होना चाहिए, कितने नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। ये काम जो ये रेजोल्यूशन है ये पास कौन करेगा? यूएनएससी करेगा, ठीक है। बट इनका बजट, रिसोर्सेज, ठीक है, इनके पर जो खर्चा होगा, रिसोर्सेज जो लगेंगे इनके लिए, ये सब्जेक्ट किसका है? ये है जनरल असेंबली का, ठीक है। ये जनरल असेंबली का अप्रूवल चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। तो बजट वगैरह कौन देखेगा? यूएनजीए देखेगा। बट डिप्लॉयमेंट वगैरह कौन देखेगा? इसके लिए कौन रेजोल्यूशन पास करेगा? ये यूएनएससी करेगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यूएन पीस कीपर जो है ना एक ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, इसको इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, विथ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट एशिया फॉर द आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, ठीक है। अभी एग्रीमेंट वगैरह इतना याद नहीं रहना, बट आपको क्या याद रखना है कि भाई अपने इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है, इन 2022 के अंदर, जो प्रमोट कर रहा है अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स। भैया देखो सबसे ज़्यादा हम कंट्रीब्यूटर हैं, तो हम देखेंगे ना भैया जो क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स, भैया कौन कर रहा है? इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी। उस टाइम पे हम यूएनएससी के जो है नॉन परमानेंट मेंबर थे, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अब नहीं है, ठीक है। फिर बाद में बन सकते हैं दोबारा से क्योंकि वोटिंग होती है, ठीक है। 2 एशिया से बनेंगे, वही मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब यूएनएससी का काम, यूएन पीस कीपिंग का काम क्या होता है? ये यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स होते हैं ना आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन री एस्टेब्लिश पीस, ठीक है। तो री एस्टेब्लिश पीस करना इन एरिया ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आर्म कन्फ्लिक्ट हो रही है वहाँ पर पीस को मेंटेन करना, पीस को वापस लेकर आना, ये काम किसका होता है? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का काम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके मेंस में भी काम आएगा दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। अब देखो अदर डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू यूएन, ठीक है। तो जो भी अदर डेवलपमेंट जैसे कि इसके अंदर पड़े यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो एशिया आ गया तो हम तो वही हम तो होंगे मेंबर इसके, तो 53 मेंबर से, और इंडिया इसका फुल टाइम मेंबर है। बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको पीवाईक्यू में दिखाया था कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इसका मेंबर इंडिया है या नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए इंडिया इसका मेंबर है। अगर बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की, तो उसका इंडिया मेंबर है। उसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा बैंकॉक थाईलैंड में मिलेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? तो फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, तो इकोनॉमिक और सोशल इशू को ये डिस्कस करते हैं, ठीक है, ESCAP, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अब ये यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो हर साल न्यूज में रहता ही है, इसकी 60th एनिवर्सरी भी हुई है इस बार। तो इनका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर, ठीक है। अब इनका ट्रेड से रिलेटेड काम है, ठीक है, ट्रेड यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है। तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1964 में बाय द यूएन जनरल असेंबली। और इनका काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो डेवलपिंग कंट्रीज को इंटीग्रेट करना इन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, और इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, 195 कंट्रीज, इंडिया का मेंबर होगा ही होगा, ठीक है। अब कुछ इनके ना की रिपोर्ट्स के बारे में जान लो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने ना रिपोर्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। कोई रिपोर्ट पूछता है तो अगर ट्रेड से रिलेटेड काम है यूएन का, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका होगा?
UNCTAD का ही होगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इन्हीं का ही होगा, लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट इनका ही होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके भी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, इनके डिफरेंस आपको पता चाहिए कि ट्रेड से रिलेटेड वाले जो है UNCTAD का है। ठीक है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिपोर्ट, ये किसका है? UNCTAD का, याद कर लो। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो मैंने इसको क्यों हाईलाइट कर रखा भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर यूपीएससी अगर इससे भी क्वेश्चन पूछने लगी ना, वही ग्लोबल सप्लाई चेन से भी क्वेश्चन पूछने लगी, ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अगर इससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लगी ना, फिर तो आप भूल जाओगे, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने का कुछ फायदा भी है। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा इसका रीजन क्यों। ठीक है, G4 नेशंस, अब G4 नेशंस के बारे में पता चाहिए, तो G4 है तो मतलब 4 कंट्रीज मिलेंगी इसके अंदर आपको। अब ये इनमें से ये कौन कौन है? तो ब्राजील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है। ठीक है, अब इनका एम क्या है भैया? G4 क्यों बनाया इन्होंने? इन्होंने बोला कि भैया हम सपोर्ट करेंगे ईच अदर को, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे फॉर परमानेंट UNSC सीट। मैंने बताया था ना भैया, इंडिया डिमांड कर रहा है कि भैया हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है परमानेंट, तो हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे भैया परमानेंट मेंबर बनने के लिए UNSC का। ठीक है, तो ये काम किसका है? G4 का है। G4 ग्रुप इसलिए बनाया गया है। ठीक है, ये रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स आए जाए, क्योंकि अब ये UNSC का ऐसा लगता नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रही है या फिर उनका कोई पर्पज रह चुका है, इसके अंदर रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस अगर बात आए, UFC, ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जो अपोज करता है G4 नेशंस को, ठीक है, टू रिक्वेस्ट परमानेंट सीट्स। अब ये कौन कौन है भाई? इनके जो अगेंस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब इंडिया के अगेंस्ट में कौन रहता है आपको पता है ना? पाकिस्तान। ठीक है, जापान के कौन होगा? तो चाइना होगा। ठीक है, जर्मनी के कौन होगा? तो पता है ना, वही यूरोप कंट्री से ही होगा कोई। ब्राजील का पता होगा ना भैया, साउथ अमेरिका कंट्री से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इनके जो मेंबर्स मिलेंगे इसके अंदर, तो अर्जेंटीना मिलेगा, कनाडा मिलेगा, कोलंबिया मिलेगा, है ना, कोस्टिका मिलेगा, इटली मिलेगा, माल्टा मिलेगा, मेक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैन मेरिनो, स्पेन, तुर्की है। ठीक है, और इनको कॉफी क्लब भी कहते हैं जो उनके अगेंस्ट में G4 नेशंस के। ठीक है, जो कहते हैं भैया परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहिए UNSC के ये मेंबर्स। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में। अब हर साल न्यूज में रहता है भाई, इस साल न्यूज में क्यों रहा है कि भैया ICC ने बोला है कि भैया अरेस्ट वारंट इन्होंने रिलीज करा है किसके खिलाफ? इजराइल PM के खिलाफ। क्यों? इन्होंने भैया, और हमास लीडर के खिलाफ भी करा है। ठीक है, हमास लीडर इजराइल PM के खिलाफ भी करा है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, है ना, एंड वॉर क्राइम्स। ठीक है, तो भैया वॉर क्राइम्स और ह्यूमैनिटी के खिलाफ इन्होंने जो क्राइम करा है, इसके खिलाफ इन्होंने इनका अरेस्ट वारंट रिलीज करा है। ठीक है, ICC ने। ठीक है, अभी ICC और ICJ इनके बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अभी पढ़ाऊंगा भैया। तो ICC जो है ना, जो इनका फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट जो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? ये आप पढ़ लो, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक सेकेंड, इनका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, ये रहा, हैग, नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, और इनका ICC के अंदर भी इनका हेडक्वार्टर यहाँ मिलेगा, इनका भी मिलेगा हैग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर ही। ठीक है, इसलिए बोला था मैं, हेडक्वार्टर जो है ना दोनों का ही एक जगह ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और एक बात और दोस्तों, एक बात और देखो, ICC का जो काम होता है वो इंडिविजुअल बंदे के लिए होता है। ठीक है, तो जो जिनोसाइड करते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स करते हैं, ठीक है, ऐसे क्राइम को कौन देखता है? ICC देखता है। और इसके अंदर कितने स्टेट, कितने पार्टीज मिलेंगे आपको, कितने कंट्रीज मिलेंगे? तो 124 स्टेट्स मिलेंगे। ठीक है, और इंडिया, रसिया, इसराइल, US, चाइना इसके मेंबर नहीं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं है इनके मेंबर। ठीक है, और इनका जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? बाइंडिंग होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात और दोस्तों, मार्च 2023 के अंदर ना ICC ने अरेस्ट वारंट जो है ना, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ भी वारंट इशू कर रखा है। ठीक है, जिसका ध्यान रखना। तभी बात करी जा रही थी कि भैया ये साउथ अफ्रीका जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है, फॉर ब्रिक्स समिट। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कौन था? मेंबर था किसका? ICC का। ठीक है, अब कंपेरिजन देखते हैं ICC और ICJ के बारे में। देखो, तो ये ICC का जो है ना, रोम स्टेट्यूट से जेनेसिस हुआ है, और ये ICJ ये UN चार्टर से रिलीज हुए हैं। तो दैट मींस की UN की बॉडी है ये ICJ। ठीक है, अब एक बात और, इनका हेडक्वार्टर दोनों आपको कहाँ मिलेगा? हैग के अंदर ही मिलेगा, नीदरलैंड में ही। कंपोजिशन देख लो, इनके अंदर 18 जजेस होते हैं। अब मेरे हिसाब से UPSC 18 और 15 जजेस के बीच में डिफरेंस नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा तो केसेस के पूछेगा। तो ये ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी के ऊपर जो है ये जजमेंट देते हैं ICC। ठीक है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन आया, इसलिए यहाँ पर इसराइल का PM आया, हमास लीडर आया। ठीक है, लेकिन ICJ का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि भैया ये 2 टाइप्स के केसेस देखते हैं। एक होता है
कॉन्टेनिशियस केसेस जैसे लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स वो आर पार्टीज टू आईसीजे एंड एक्सप्लिसिटली गिवन कंसेंट, ठीक है। और इनका एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स भी होते हैं इनके अंदर। क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गन एंड सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है। तो जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, ये सब कौन देखता है, वो देखता है आईसीजे, ठीक है। इनके अंदर 15 जजेस होते हैं, 9 इनका टर्म होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना आपको याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना इनके हेडक्वार्टर, ठीक है, और इनके केसेस के बारे में, ठीक है। और ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि भैया न्यूज में क्या रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स पढ़ते हैं। ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका भी 16th ब्रिक्स समिट हुआ है कजान रसिया के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी है इसे ढंग से, ठीक है। तो मैं क्विक रिव्यू कराने वाला हूँ आपको सब कुछ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता आप IR कोई ना 4 से 5 घंटे में पढ़ो, ठीक है। इसकी PT65 4 से 5 घंटे में, मैं चाहता हूँ इसको 1 आवर में कंप्लीट कर लो, 1 आवर से कम में कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ब्रिक्स को जो है ना फर्स्ट क्वाइंट किया था किसने, जीमोन लील ने 2001 के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो रसिया के अंदर हुआ था, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो 5 ओरिजिनल मेंबर मिलेंगे आपको, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। फिर 2013 में ज्वाइन करता है साउथ अफ्रीका। फिर अब इसके कुछ न्यू मेंबर्स है, जैसे इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, इंडोनेशिया हो गया। और इंडोनेशिया पहला कंट्री है जो एक साउथ ईस्ट एशियन मेंबर है, ठीक है, ब्रिक्स का। सऊदी अरेबिया ने अभी फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर ज्वाइन करने का, बाकी इन्होंने प्रपोजल रख रखा है, ठीक है, ब्रिक्स ज्वाइन करने का। अब ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज मिलेंगे, ये है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया। एक बात और दोस्तों, इसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरी ऑफिस नहीं है, ठीक है, ब्रिक्स का, ये याद रखना है। हाँ, बाकी ब्रिक्स के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल याद होने चाहिए, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको संघाई चाइना में। काम क्या है इसका, इस बैंक का काम क्या है, तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर देगा इन ब्रिक्स कंट्रीज को, ठीक है, एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज को, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा एंड वोटिंग पावर होगी फॉर ऑल मेंबर्स, ठीक है। और ये फाउंड हुआ था 6th ब्रिक्स समिट के अंदर, ठीक है, फोर्टालीजा ब्राजील के अंदर इन 2014 में, ठीक है। फोर्टालीजा ब्राजील, ये याद रखना आपको, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन याद रखना, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन से आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है फॉर्म्ड हुआ था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका आपका प्रीलिम्स में, ठीक है। अब एक बात और देखो, न्यूज के लिए ना आपको ये याद रखना है कि हमने ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव चलाया है, ठीक है, या फिर इसको ब्रिक्स पे भी बोल सकते हैं आप। एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सर्विस है फॉर सेटलमेंट, जो ऑफरिंग करता है एक अल्टरनेट सोर्स टू स्विफ्ट फॉर ब्रिक्स नेशन, ठीक है। तो स्विफ्ट के बारे में आप जानते होंगे ना कि भैया स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, ठीक है, एक मैसेजिंग का वो होता है, ये ना प्लेटफॉर्म होता है जिससे पता चलता है कि आपको पेमेंट हो चुकी है। तो अगर आप स्विफ्ट के अंदर से भी ब्लॉक कर दिया जाते हो, जैसे रसिया को ब्लॉक कर दिया गया था स्विफ्ट के अंदर से, स्विफ्ट सिस्टम से, तो उसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है ब्रिक्स पे, ठीक है, ब्रिक्स नेशंस को, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो आसियान के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। तो अभी 21st आसियान इंडिया समिट हुआ है, ठीक है, वियतनाम लाओ पीडीआर में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ये है इंडोनेशिया में, जकार्ता में। लेकिन एक बात अब देखोगे ना इसके अंदर, अब तो 1967 में ये एस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक के अंदर, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ बैंकॉक के अंदर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, इंडोनेशिया में, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो आसियान डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ठीक है, इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बाय 5 मेंबर्स, ठीक है, उस टाइम 5 मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब इसके अंदर कितने मेंबर है, 5 और ऐड हो गए, तो 5 + 5 10 मेंबर्स हो गए हम, ठीक है। अब एक बात और, हमारा दिल्ली डायलॉग है, ठीक है, जो एक एनुअल ट्रैक है 1.5 फोरम फॉर डिस्कसिंग इशूज बिटवीन आसियान एंड इंडिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डायलॉग पार्टनर्स भी हैं इसके, ठीक है, तो इंडिया, चाइना, ये सब कुछ मिलेंगे, इसके डायलॉग पार्टनर है यूके, यूएस, ठीक है। अब देखो, आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, आसियान रीजनल फोरम में मिलेगा आपको, ठीक है, जो स्टेब्लिश होता है 1994 में, और इंडिया ने इसको ज्वाइन कर रखा है, ये ध्यान रखना, इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है, और इसके कितने मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं। इसको भी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना ही पता होना चाहिए, यूपीएससी इतने ही क्वेश्चन पूछती है इससे। आसियान फ्यूचर फोरम भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जो पर्पस किया है वियतनाम ने, ठीक है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही याद करो, इतना सब कुछ याद नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब इंडिया आसियान रिलेशन के बारे में जान लो, ठीक है, आसियान कंट्रीज का और इंडिया के बारे में,
ठीक है। तो इंडिया ने फॉर्मल इंगेजमेंट किया है विद आसियान में 1992 से स्टार्ट किया है और एक डायलॉग पार्टनर है हम, ठीक है। और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, जो 2012 में हमारा साइन हो गया था आसियान कंट्रीज के साथ, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज हैं जो आसियान कंट्रीज के साथ हम करते हैं, जैसे कि आसियान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज है हमारा, आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज है हमारा, जो मिलिट्री वाला है जो भी है ना। अब ईस्ट एशिया समिट के बारे में जान लो, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ईस्ट एशिया समिट के ऊपर, जो स्टेब्लिश हुआ था हमारा कोलालमपुर मलेशिया के अंदर 2005 में, ठीक है। और एक बात और, इसके कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर्स हैं, ठीक है। आसियान के 10 हो गए और प्लस 8 8 कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया, यूएस। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, तो इसको याद रखना है आपको। फिर आपको एक आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट भी मिलेगा, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है, डिपेंड करता है इकोनॉमिक टाइज को बिटवीन आसियान एंड इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ठीक है। तो सार्क के बारे में तो पता ही है, खैर अभी तो ये एक तरीके से ये पैरालाइज्ड है, ठीक है, सार्क हमारा, ठीक है, कि उसका रीजन है पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर है, ठीक है। तो अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है हमारा, ठीक है, सार्क कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो सीएस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच टू काउंटर पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज टू करेंसी एट अ सेट रेट and then to re-exchange those currency at an agreed upon rate at fixed date in future, ठीक है। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से आपको बस समझ में आ रहा होगा कि हम एक दूसरी करेंसी को स्वैप करेंगे, ठीक है, फॉर ट्रेड, ठीक है, वो भी उसका रेट डिसाइड होगा, ठीक है, सेट रेट, ठीक है। तो अदर सिग्निफिकेंट है सीएसए का, जैसे कि हमने ब्रिक्स कंट्रीज के साथ कर रखा है, ये एग्रीमेंट है ना। इंडिया जापान का मिल जाएगा आपको, ठीक है, सीएसए एग्रीमेंट, ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मिल जाएगा। इंडिया यूए का भी मिल जाएगा आपको, है ना, इंडिया श्रीलंका का भी मिल जाएगा सीएसए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और दोस्तों, सार्क का जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, इसका सेक्रेटरी मिलेगा, हेडक्वार्टर मिलेगा, वो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। 1985 में स्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। सार्क चार्टर इन ढाका, ठीक है, ढाका के अंदर चार्टर बना था इसका, ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, पड़ोसी कंट्री जितनी भी हैं, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, ये याद रखने हैं। तो और कुछ ऑब्जेक्टिव स्टेटस है जिसको हमने दे रखा है 9 कंट्रीज को, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, चाइना है, इन सबको हमने दे रखा है, ठीक है। चलो अदर की फैक्ट्स क्या है सार्क का? तो सार्क हैज बिन लार्जली डायफंक्शनल सिंस 2016, ये पता होना चाहिए, डायफंक्शनल है इस टाइम, ठीक है, 2016 से। अब बीमस्टेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नाम बहुत तगड़ा है लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से पता चल रहा है भैया हमारा पड़ोसी वाला मामला है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाले कंट्रीज मिलेंगे हमें इसके अंदर, ठीक है। तो बीमस्टेक एक्वायर्स लीगल पर्सनालिटी आफ्टर बीमस्टेक चार्टर कम्स इनटू फोर्स। अब न्यूज में क्या आ रहा है? बीमस्टेक चार्टर वाज साइन अडॉप्टेड ड्यूरिंग 5th समिट ग्रुपिंग इन श्रीलंका इन 2022, ठीक है, ये तो पहले वाली बात है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, हमें पढ़ते हैं बीमस्टेक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब ये स्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बे ऑफ बंगाल की तरफ जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से हमारी जो है श्रीलंका भी बाउंड्री टच करता है अपनी मेरे टाइम वाली, तो श्रीलंका मिलेगा, बांग्लादेश इंडिया तो मिलेंगे, थाईलैंड मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान भी मिलेगा, इसी का ध्यान रखना, ठीक है, बीमस्टेक कंट्रीज के बारे में, ठीक है। कुछ 7 फोकस एरियाज है, जैसे कि ट्रेड है, एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब जो है फोकस एरियाज है। बीमस्टेक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कंट्रीज पूछ ले जाएंगे, मेंबर पूछ ले जाएंगे, बैंक ऑफ डिक्लेरेशन पास हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जाएगा। अभी इससे ज़्यादा न्यूज में बीमस्टेक के बारे में कुछ है नहीं, कुछ खास, ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ याद करना है आपको इसके अंदर। क्वाड हर साल न्यूज में रहता है, तो उसके जो इस टाइम जो भी जितने भी वो क्या कह रहा हूँ एग्रीमेंट हो रहे हैं इनके बीच में, क्वाड कंट्रीज के बीच में, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कुछ डिक्लेरेशन है, तो क्वाड कंट्रीज ने एक कैंसर मूनसूट पार्टनरशिप बनाया है जो कॉम्बेट करना चाहते हैं हम सर्विकल कैंसर से, ठीक है। अब सर्विकल कैंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको साइंस एंड टेक में पढ़ाऊंगा वैसे, डोंट वरी, ठीक है। अब एक बात और, हमारा एक मैत्री करके क्या है, एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव है पूरे इंडो पैसिफिक, ठीक है, जो मेरे टाइम वगैरह जो है हम इसके अंदर एक्सरसाइज करेंगे वो मैत्री करके ही, ठीक है, क्वाड के अंदर। अब क्वाड एक्ट के बारे में जान लो, ठीक है। तो ये हमने क्वाड क्यों फॉर्म करा? टू प्रमोट अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव
एंड रेजिलियंट एंड हेल्दी इंडो पैसिफिक। हम चाहते हैं भैया एक इंडो पैसिफिक जो है हमारा, ठीक है, मतलब आपका इंडियन ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है इसके अंदर जो है ना फ्री ओपन इंक्लूसिव हो सब कंट्रीज के लिए, ठीक है, फ्री ओपन इंक्लूसिव हो, ठीक है, सब कंट्रीज के लिए, किसी के कंट्री को कोई डोमिनेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेड करना होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, नेटवर्क साइज करना था, ये ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये ओशियन सबके लिए, ठीक है, किसी का इसमें दबदबा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमने क्वाड समिट बनाया है। तो क्वाड के कुछ लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स भी हैं, जैसे हेल्थ के लिए मिल जाएगा आपको, क्लाइमेट के लिए भी मिल जाएगा, मेरे टाइम के लिए भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है ना कि क्या हमारा कोई क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोई पैक्ट है क्या क्वाड के अंदर, यस हैगा, हेल्थ के अंदर हैगा, यस हैगा, मेरे टाइम के लिए हैगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैगा, साइबर सिक्योरिटी के लिए हैगा, यस हैगा। तो यही चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाहता कि इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर पढ़ो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, नहीं, इतना नहीं पढ़ना। कंट्री कौन कौन सी है, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, ठीक है। 2004 में ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम जो है सुनामी आई थी जो है ना 2004 के अंदर, तो सुनामी रिलीफ एफर्ट्स के लिए ये हमने कंट्रीज ने फॉर्म किया था, ठीक है, मतलब चारों कंट्रीज मिलकर आई थी, ठीक है, इस सुनामी से जो रहे रिलीफ दिलाने के लिए, ठीक है, फॉर्मलाइज बाय जापान एंड फर्स्ट क्वाड मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। तो आसियान रीजनल फोरम चल रहा था उस टाइम पे क्वाड मीटिंग हुई थी इन चारों कंट्रीज के हमारे। और फिर 2017 के अंदर हमने फर्स्ट ऑफिशियल टॉक स्टार्ट कर दिया था इन द फिलीपींस ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या अभी पढ़ाया मैंने, प्रमोटिंग फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। अब एक बात और दोस्तों, स्क्वाड, एक स्क्वाड भी न्यूज में है जो यूएस की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लॉन्च किया है इसने स्क्वाड को 2024 के अंदर। अब इसके अंदर कौन मेंबर्स हैं, हम नहीं है भाई, ठीक है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, जापान है। उसका रीजन है, देखो हम जो है ना इंडिया, ठीक है, इंडिया हम जो है किसी को भी ना ऑफिशियली तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते, जैसे चाइना का। उसका रीजन है कि भाई हम चाइना से बहुत अच्छा हमारा ट्रेड है, हमारी एक हमारा पड़ोसी कंट्री भी है, नेबरिंग कंट्री भी है हमारा, चाइना से बहुत अच्छा रहा, अभी ट्रेड के ऊपर हम डिपेंड है चाइना के ऊपर, तो चाइना का बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करते हम, ठीक है। तो ये चाहता है कि अभी ऐसी कंट्रीज हो जो बिल्कुल चाइना के अपोज कर जाए, लड़ जाए चाइना से, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़ जाएगा, ठीक है, फिलीपींस लड़ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा डिपेंड नहीं है चाइना के ऊपर, लेकिन हम भी हम चाइना के ऊपर डिपेंड है, ये माननी पड़ेंगी आपको बात, ठीक है, इसलिए उन्होंने स्क्वाड बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना चीज़ें, ठीक है, जो मैं ये जो बताता हूँ ना जो हंसी मजाक वाली चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि भैया हंसी मजाक वाली चीज़ें ही हैं कि भैया हम चाइना के ऊपर डिपेंड है अभी तक, ठीक है, जबकि हम चाइना का अपोज करते हैं कि भैया चाइना को बाइकआउट करो, ये करो, फिर भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और ओकस को पढ़ते हैं, ठीक है। कोई ओकस को 5 ईयर्स हो गए इसके एस्टेब्लिशमेंट को। इसके अंदर कंट्री कौन कौन सी मिलेंगी आपको, ए से मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, यूके से मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, यूएस से मिलेगा यूएस, ठीक है। और इसका इंडिया पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। और एक डिफेंस अलायंस है ये तीनों कंट्रीज का, ठीक है। अब डिफेंस अलायंस बताता हूँ किसी बात का, देखो ऑस्ट्रेलिया ने ना एक एग्रीमेंट था इनका फ्रांस के साथ, ठीक है, कि भैया एक तरीके का ये सबमरीन बना के देंगे, ठीक है। मैं आपको भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, सबमरीन की डील थी कि भैया फ्रांस जो है ना टेक्नोलॉजी देगा ऑस्ट्रेलिया को अपनी, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक सबमरीन बना के देगा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ताकि इनकी जो है नेवल पावर बढ़ सके, ठीक है, मेरे टाइम में। बट क्या करा, यूएस ने इंटरवीन करा, यूएस ने कहा नहीं, आप फ्रांस के साथ मत करो, अब हमारे साथ डील करो, ठीक है, हम आपको सस्ते बजट के अंदर ही ना इनसे बढ़िया सबमरीन बना के देंगे, और आपको ना एक अलायंस भी देंगे, ठीक है, डिफेंस अलायंस देंगे, ठीक है। अगर आपको चाइना से खतरा है ना तो हम अलायंस देंगे कि ये ठीक है भैया, वो तो सिर्फ आपको सबमरीन वगैरह दे रहे हैं ना, हमको अलायंस भी देंगे, अगर आपको कोई खतरा आता है ना हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का इन्होंने एक अवकाश बना दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये हिंदी में कुछ समझा रहा था ताकि आपको जो इसके पीछे बैकग्राउंड है ना पता रहे, जब बैकग्राउंड पता रहेगा ना तो आपको ओकस के बारे में याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलो अब देखो की फीचर्स क्या है, क्या ओकस क्यों बनाया गया। तो मैंने बताया ना चाइना के ग्रोविंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। अब ये कोई फॉर्मली मिलिट्री लाइन्स नहीं है लाइक नेटो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो मिलिट्री लाइन्स है लेकिन फॉर्मली नहीं है, ठीक है। हमने इसके अंदर कोई आर्टिकल 5 जैसा चीज़ नहीं डाली कि भैया एक एक पे करके तुमने हमला कर दिया तो समझ लो बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर भी हमला हो गया, जितने भी पार्टनर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, इस तरीके का नहीं है। अब ये बना किस लिए था, फॉर फैसिलिटेटिंग शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, वही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बताया ना सबमरीन वाली, ठीक है। लीगली बाइंडिंग ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है नोन एज दी एक्सचेंज ऑफ नवल न्यूक्लियर प्रपोजल इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है, साइंड इन 2021, ठीक है। अब इसके अंदर दो पिलर मिलेंगे आपको, पिलर 1, पिलर 2। पिलर 1 में बात कही है कन्वेंशनली आर्म्ड, ठीक है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करी है, वही मैंने बताया ना अभी, न्यूक्लियर पावर सबमरीन की हमने फ्रांस से डील थी ऑस्ट्रेलिया की, वो डील तोड़वा दी यूएस ने इंटरवीन करके, कहा हमारे साथ करो, ठीक है, हम दोनों देंगे, यूके और यूएस देंगे आपको टेक्नोलॉजी, ठीक है।
पिलर 2 में बात करी गई है एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। तो बस इतना ही पता चाहिए, जिसमें हम बात करेंगे हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट की बात करेंगे, ये सब चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। कोऑपरेशन एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एरिया जैसे साइबर कैपेबिलिटीज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये पिलर 2 है, ठीक है। तो पिलर 1 पिलर 2 किससे रिलेटेड है? ऑकस से है, इसके ध्यान ऑकस की स्ट्रक्चर है ये। चलो, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना ऑकस के अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो भैया इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक फोरम है ये, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो भैया इसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें होंगी, जैसे कि हम बात करेंगे क्लीन इकोनॉमी की, फेयर इकोनॉमी की, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लॉन्च हुआ ये 2022 में टोक्यो के अंदर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अंदर 4 पिलर मिलेंगे आपको, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4। पिलर 1 आपको ट्रेड का दिख रहा होगा, ट्रेड। अब ट्रेड से ना कुछ हमारी जो है लड़ाइयाँ हैं इसके अंदर, वही बताऊंगा, ठीक है। तो इंडिया है ज्वाइन पिलर 2 टू पिलर 4, ठीक है। तो पिलर 2 से लेकर पिलर 4 तक हमने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन पिलर 1 को हमने क्या कह दिया, क्या भैया हमने क्या करा, वाइल इट इज मेंटेन एंड ऑब्जर्वर स्टेटस इन पिलर 1, हमने ऑब्जर्वर स्टेटस ज्वाइन किया है, मतलब इसके अंदर जो एग्रीमेंट है हमने उसको भी साइन नहीं किया पिलर 1 के ट्रेड का। उसका रीज़न है अभी बताता हूँ क्यों। इसके अंदर कंट्रीज देखो जरा, 14 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडिया खुद है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अब एक बात बताओ, कंट्रीज अगर ट्रेड की बात करें, हमारा जापान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कोरिया से भी है, मलेशिया से भी है, मतलब कुछ हमारे पर्सनल रिलेशन है हमारे, मतलब बायलैटरल रिलेशन है हमारे मलेशिया से, न्यूजीलैंड से भी है, फिलीपींस से भी, सिंगापुर से भी है, थाईलैंड से भी, वियतनाम से भी, यूनाइटेड स्टेट्स से भी है। क्यों करें हम पिलर 1 का साइन, जो हमारा इंडिविजुअली इन सबसे एफटीए साइंड है, ऑस्ट्रेलिया से एफटीए साइंड है, क्यों करें हम इनसे? इसका रीज़न ये था, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मतलब ऐसे कंडीशंस है ट्रेड में जो इंडिया नहीं चाहता था भैया इसका पार्ट बनना, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, बस आईपीएफ, ठीक है, ये याद रखना आईपीएफ, ठीक है। तो इसके कुछ आईपीएफ के कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आईपीएफ अप स्किलिंग इनिशिएटिव, क्रिटिकल मिनरल डायलॉग, कोऑपरेशन वर्क वर्क प्रोग्राम, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछेगी, यूपीएससी अगर पूछेगी तो इसके पिलर से क्वेश्चन पूछेगी, पिलर 1 पिलर 2, और पूछ ले कि भाई पिलर 1 का पार्ट है या नहीं इंडिया, यस पार्ट तो है, ऑब्जर्वर स्टेटस में ले रखा है, हमने एग्रीमेंट साइन नहीं करा इनके अंदर, ठीक है, पिलर 1 के आईपीएफ के, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, अब एक बात और, सप्लाई चेन एग्रीमेंट के अंदर हम ना, सप्लाई चेन एग्रीमेंट के अंदर जो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ आईपीएफ सप्लाई चेन काउंसिल, ठीक है। तो आईपीएफ का जो सप्लाई चेन काउंसिल है उसके अंदर हम क्या बन गए हैं, वाइस चेयरमैन बन गए हैं इंडिया, ठीक है। वाइस चेयरमैन हम क्या हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये आईपीएफ के सप्लाई चेन काउंसिल के बारे में बताना चाहिए कि आईपीएफ का सप्लाई चेन काउंसिल भी है एक, ठीक है भाई, इतना ही पता होना चाहिए दोस्तों। अब ये क्या काम करता क्या नहीं करता ये तब नहीं पढ़ा हो भाई, ठीक है। वो मेंस के लिए ध्यान रखा करो, मेंस के लिए पॉइंट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब ये G20 से लिंक करो कि G20 में हमने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। G20 में ये इनिशिएटिव लेकर आए थे कि भैया हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं इंडिया मिडल ईस्ट का, यूरोप का, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर आपको कंट्रीज पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। और मेंबर्स देख लो, इसके अंदर इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है पूरा, फ्रांस है अलग से है, जर्मनी अलग से है, इटली अलग से है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, सऊदी अरेबिया भी मिलेगा, यूएई भी मिलेगा, यूएस भी मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर मेंबर्स कौन नहीं है, इसमें इसराइल नहीं है, लेकिन इसराइल का एक पोर्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर, वो है हाइफा, ठीक है। और ग्रीस का व्यू मिलेगा, पेरेसस मिलेगा। तो प्लेसेस न्यूज से आपको ये रखना है, यूएई का जबल अली मिलेगा, रियाद कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी अरेबिया में मिलेगा, अल हदीदा, अब अल हदीदा सऊदी अरेबिया का, हराद भी सऊदी अरेबिया का, यूए का एक कौन है, अल गुफैत है ना, और हमारे इंडिया का मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो इससे हमने लिंक करा है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर को, किससे, यूरोप से और मिडिल ईस्ट से, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और, इसके अंदर कॉरिडोर के अंदर क्या क्या होगा, तो रेल रोड भी होगा, शिप टू रेल नेटवर्क भी होगा, और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स भी होंगे, ठीक है। और जो ये कॉरिडोर जो बनेगा ना, इसकी फंडिंग कौन करेगा, तो फंडिंग अब याद रखो, पीजीआईआई,
G7 का एक इनिशिएटिव था, यूएस लेकर आया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर भैया हम चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे थे, ठीक है, यूएस काउंटर करने की बात कर रहा था कि चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है उसके अंदर डेट ट्रिप कर रहा है। जैसे श्रीलंका का उन्होंने एक पोर्ट क्या कर लिया, लीज पे ले लिया 99 ईयर्स के लिए। अब उस पोर्ट का नाम बताओ जो श्रीलंका के एक पोर्ट है, ठीक है, जो चाइना ने लीज पे ले लिया है, ठीक है, 99 ईयर्स के लिए। उस पोर्ट का नाम बताओ कौन सा पोर्ट है वो। भैया उसकी उसकी फंडिंग चाइना ने करी थी, जब वो पैसा वापस नहीं कर पाए, डेट ट्रैप में फंस गए श्रीलंका वाले, तो ये कहा भी आप हमें ये क्या दो, लीज पे दे दो, पैसा वापस नहीं कर पा रहे तो लीज पे दो हमें, हम पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। एक तरीके से उनका ही पोर्ट हो गया ना, वो कब्जा कर लिया उन्होंने। अब पढ़ते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, बेलारूस बिकम्स 10th मेंबर टू ज्वाइन एससीओ, ये न्यूज में है और ये आपको पता होना चाहिए। अब बेलारूस भी इसका मेंबर है, वो भी 10th मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका भी कजाकिस्तान अस्ताना में इसका भी क्या हुआ था, 24 समिट हुआ था, ठीक है, काउंसिल ऑफ द हेड का, स्टेट का, ठीक है। अब देखो उसके कुछ कोऑपरेशन याद रख लो एससीओ के, जैसे इनका जो है ना प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म भी है, ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी काम करते हैं, सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म इनके ऊपर काम करते हैं, एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी है इनकी जो 2025 तक चलेगी इनकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, देखो संघाई कोऑपरेशन नाम बोल रहा हूँ तो इसमें तो संघाई चाइना का ही मिल रहा है, तो बीजिंग में मिलेगा, चाइना के अंदर, ठीक है, हेडक्वार्टर इनका। किसने फाउंड किया था, तो संघाई समिट हुआ था 2001 में बाय रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इंडिया नहीं था इसके अंदर समिट में अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इंडिया बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है। चलो, तो एससीओ के अंदर कितने मिलेंगे, कितने मेंबर मिलेंगे, 10 मेंबर मिलेंगे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो इंडिया और पाकिस्तान तो एक साथ ज्वाइन करा थे इसको, इसका ध्यान रखना। ईरान ने 2023 में करा और अभी 2024 में किसने करा, बेलारूस ने करा, ठीक है। इन 2015 यूएफए रसिया, मतलब एट यूएफए रसिया द एससीओ decided to admit India and China, India and Pakistan as a full members, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान को फुल मेंबर बना दिया गया 2015 के अंदर एससीओ का, ठीक है। अब ऑब्जर्वर स्टेटस भी हमने दे रखा है इसको अफगानिस्तान को और मंगोलिया को, ठीक है। तो देखो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स कहाँ मिलेगा, ताशकंद मिलेगा उज्बेकिस्तान में और एससीओ के अंदर मिलेगा। जो हमने बात करी ना, ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, सेपरेटिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ाई करेंगे, एक्सट्रीमिज्म के साथ एक साथ लड़ाई करेंगे हम, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, उज्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर मिलेगा, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का। और एक बात और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, काशी वाराणसी, जो वाराणसी के अंदर जो मिलेगा, हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। मतलब कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ का हमारा ये क्या बन गया, एक फर्स्ट टूरिज्म सेक्टर वो मिल गया है, ठीक है, वाराणसी सिटी बन गई है, ठीक है, कल्चर कैपिटल बन गई है किसकी, एससीओ की, वाराणसी, काशी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब G7 के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, G7 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो G7 एस्टेब्लिश हुआ है 1975 के अंदर, ठीक है। और इनका काम क्या था भैया, नीड फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन फॉलोइंग द 1973 एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस हुई थी ना 1973 में, उसको देखते हुए उन्होंने G7 ग्रुप बनाया कि भैया हम एक दूसरे की इकोनॉमिक में और फाइनेंशियल कोऑपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। G7 कंट्रीज के बारे में बताइए, हर साल न्यूज़ में रहते हैं ये, ठीक है। तो ये G8 भी बना था क्योंकि रसिया ने ज्वाइन किया था, फिर रसिया को उन्होंने बाहर निकाल दिया क्योंकि 2014 में, क्योंकि उन्होंने एनेक्सेशन कर लिया था क्राइमिया का, ठीक है, क्राइमिया का। अब एक बात का ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ G7 मेंबर बट पार्टिसिपेट इन द एनुअल समिट। यूरोपियन यूनियन जो है ना पार्टिसिपेट तो हमेशा करता है G7 के अंदर, ठीक है, हर साल जब इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, जो भी होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट तो करता है यूरोपियन यूनियन, बट इसका कोई मेंबर नहीं है, इसका ये भी ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में आता है कि G7 इज यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, नहीं नहीं नहीं, मेंबर नहीं है, ठीक है, पार्टिसिपेट जरूर करता है, ठीक है। अब PGII के बारे में अभी मैंने पूरा बताया था ना कि हमने IMF कॉरिडोर की जो फंडिंग कर रहा है, कौन कर रहा है, PGII कर रहा है, तो इसका ध्यान रखना। कौन लेकर आया था, यूएस लेकर आया था काउंटर करने के लिए चाइना के डेट ट्रैप को, ठीक है। अब एक बात और देखो, G7 का एक एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका इनिशिएटिव है, ठीक है, एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के लिए। G7 लेड एफर्ट एम एट फैसिलिटिंग एक्सेस टू एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट टू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट इन अफ्रीका, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। और एक और चीज, G7 का एक ऑयल प्राइस कैप कोलिशन भी बना है, ठीक है, ऑयल प्राइस कैप कोलिशन। वो ये काउंटर करने के, किसके काउंटर करने के लिए करा गया था, ये रसिया को काउंटर करने के लिए करा गया था, ठीक है। रसिया की मतलब जो ऑयल बेचने से, उनकी जो क्रूड ऑयल बेचने से उनकी जो फंडिंग होती है ना, और उनको वही वॉर लड़ रहे हैं वो किससे, यूक्रेन से, तो उनका जो मेजर पैसा जो आ रहा है कहाँ से रहे हैं वो,
ऑयल बेच के कमा रहे हैं ना, क्रूड ऑयल बेच के तो कमा रहे हैं रसिया वाले। तो उसको जो है ना, उन्होंने प्राइस कैप लाया है इन्होंने, ताकि रसिया का नुकसान हो सके। तो इसलिए इन्होंने G7 ने ये बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे ना चीज़ों को तो याद रहती है। देखो मेरे को भी इसी तरीके से याद है, ठीक है। मैं कहानी बनाता हूँ, ठीक है, उसको न्यूज़ को समझता हूँ, तो मुझे याद रहती है चीज़ें। तो आप भी अगर कहानी बना के न्यूज़ को समझोगे ना, तो ये चीज़ें याद रहेंगी। एकदम लाइन टू लाइन पढ़ोगे, है ना, फैक्चुअल चीज़ें याद करने में लगे रहोगे, कभी याद नहीं होगा, भूल जाओगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं द नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मैंने आपको दिखाया भी था पीवाईक्यू के अंदर, और इस बार भी न्यूज़ में है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट कॉल्स फॉर क्यूबास रिमूवल फ्रॉम यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट ऑफ यूएसए। तो यूएस की ना यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट होती है, इसके अंदर यूएस बताते हैं कि भैया ये टेररिस्ट होंगे, ये टेररिस्ट नहीं होंगे। ये यूएस की खुद की लिस्ट है ठीक है। मतलब ये यूएस लग रहा है भगवान है, ठीक है। यूएस डिसाइड करेगा कौन टेरर कौन नहीं है, ठीक है। मतलब यूएस अकेला नेशन है जो डिसाइड करेगा। अरे भाई यूएन को करने दो वो काम, ठीक है। तो यूएसए की एक यूनिटरी लिस्ट है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की, जो कंप्राइज करता है कंट्रीज दैट एलिजिबली स्पॉन्सर द इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। चलो, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया आर आल्सो पार्ट ऑफ द लिस्ट इन एडिशन टू क्यूबा, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, इन सबको बोला गया कि भैया तुम टेररिस्ट को फंडिंग करते हो, ठीक है, ये सब चीज़ को, ठीक है। तो यूएसए की खुद की इंडिविजुअल लिस्ट है ये, ठीक है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं हम दोस्तों, जिसका जो आपको इसका ट्रेसेस रूट्स मिलेगा इसके अंदर। बैंडोंग कॉन्फ्रेंस 1955 में लेड नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल फॉर्मली एस्टेब्लिश एट द फर्स्ट एनएम समिट इन बेलग्रेड, सर्बिया के अंदर हुआ था, ठीक है। और इनका प्रिंसिपल क्या है? एडवोकेट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, रिड्यूसिंग कोल्ड वार टेंशंस, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, ठीक है। इनके अंदर 120 मेंबर्स कंट्रीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। पैरेलल में डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगी। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट क्या है? प्लेस टू अवॉइड फॉर्मल अलाइनमेंट विथ मेजर पावर ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब मेजर पावर ब्लॉक्स के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, फॉर्मल अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ये कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। चलो, इसको समझ में आ गया। अब पढ़ते द कॉमनवेल्थ। द कॉमनवेल्थ, अभी कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में तो आप जानते ही हो ना, कि किसका बनाया हुआ ये? ब्रिटेन का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। अभी बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। तो इंडिया रिलेशंस के बारे में जान लो, ठीक है, विद द कॉमनवेल्थ। तो इंडिया रिप्रेजेंट करता है नियरली 60% ऑफ द कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जब हमारी है तो हम ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इंडिया इंडिया इज द आल्सो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो हम फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी हैं कॉमनवेल्थ के अंदर, ठीक है। और होस्टेड इवेंट्स क्या हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के? तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं CHOGM 1983 से जो बनना है, ठीक है। उसको हर 2 साल में होता है ये। अभी इसके बारे में बताऊंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके बारे में तो आपको पता ही है, और हमने होस्ट किया था 2010 में, ठीक है, लास्ट, ठीक है, जो हमने किया था इंडिया के अंदर जो हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलो, अब इसके बारे में और जान लेते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में। तो इसके अंदर 56 कंट्रीज मिलेंगी इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन मेंबर कंट्रीज कौन कौन से मिलेंगे? देखो ध्यान रखना, जिसपे ब्रिटेन ने राज किया था, जिनकी जो कॉलोनी रह चुकी है, ठीक है, मेजरली वो सारे कंट्रीज मिलेंगे इसके अंदर। जीनेसिस देखोगे तो 1926 के अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बना था, ठीक है, एट द इंपीरियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंपीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंपीरियल का मतलब समझते हो ना आप, ठीक है। तो उसके अंदर ही 1926 में इनका जीनेसिस हुआ था। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हम तब भी इसके क्या थे? मेंबर थे। कैबिनेट मिशन याद करो, कैबिनेट मिशन में हमने बात करा था कि भैया हम कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट रहेंगे चाहेंगे, लेकिन हम ऐसे सॉवरेन कंट्री होंगे, ठीक है। मतलब कॉमनवेल्थ जो यूके का जो हमारा किंग है ना, हमारा मतलब यूके का जो किंग है, उनका कोई भी सोवरेनिटी पावर नहीं है उनके पास, ठीक है। हम सोवरेन कंट्री हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। हम कॉमनवेल्थ के नेशन के पार्ट रहेंगे, ठीक है, बट जो हमारा डिसीजन होगा वो खुद का होगा, हमारी कंट्री का होगा। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन होता है, जो इनेबल करता है रिपब्लिक्स को, जो भी रिपब्लिक कंट्रीज हैं, टू ज्वाइन फॉर्मिंग द मॉडर्न कॉमनवेल्थ, ठीक है, मॉडर्न कॉमनवेल्थ को, जो उन्होंने मॉडर्न कर दिया इसको, ठीक है। तो अब देखो CHOGM क्या होता है ये देखो इसके बारे में जान लो। वर्किंग ऑफ CHOGM हेल्ड ओवर 2 ईयर, हर 2 साल में होता है। लेटेस्ट हुआ था रवांडा में 2022 के अंदर, जिन्होंने एड्रेस किया था, एड्रेस की इशू आ कॉम्युनिक, एक कॉम्युनिक क्या होता है? मतलब सबके लिए जो भी एक की इशू रहा है, जितनी भी कंट्रीज है हमारी, ठीक है, जो कॉमन इशूज रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, इनका की फैक्ट्स कुछ जान लो, ठीक है, जो इनका काम होता है। तो डिसीजन जो होता है वो कॉन्सेंसस से होता है, मतलब सबका डिसीजन का मतलब इक्वल वोट होंगे सबके, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज है। और ये मेंबर चूज करेंगे जो होगा हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ बनेगा। एक बात और दोस्तों, देखो यूके का जो, मुझे आपको पता है ना, यूके के अंदर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है। मतलब जो उनका हेड जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो मोनार्क होता है, ये आपको पता है। और इस टाइम में जो इस टाइम वहाँ का जो मोनार्क है यूके का, वो है किंग चार्ल्स,
तो वो हेड ऑफ द स्टेट है इन 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर, ठीक है, 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर, ठीक है, इन एडिशन टू द यूके, यूके के अंदर तो हो गई। अब मोस्ट कंट्रीज इन द क्लब आर रिपब्लिक, अब इसके अंदर जितने भी हैं सारे रिपब्लिक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री। सिर्फ 14 ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मोनार्क वाला सिस्टम है, जैसे यूके के अंदर भी है अभी भी, ठीक है। बट एक हमारा एक कंट्री है, ठीक है, बारबाडोस, सुना होगा, यहाँ पे अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, तो बारबाडोस द लास्ट टू रिमूव द यूके मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इन 2021। तो बारबाडोस ने बोला था भैया ये यूके का जो मोनार्क है ना वो हमारा हेड ऑफ स्टेट अब नहीं कहलाएगा, इन्होंने इसका कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। अभी भी 14 कंट्री ऐसी हैं इन 56 कंट्रीज के अंदर जिनका हेड ऑफ द स्टेट जो है कौन है, यूके का मोनार्क है किंग चार्ल्स, ठीक है। उससे पहले कौन थी, कौन एलिजाबेथ थी, याद रहना आपको, वो तो है नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं। अब ये इनिशिएटिव आपको याद नहीं करने, ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है, जो पूछा जाता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बारबाडोस ये सब हेड ऑफ द स्टेट, ये का ध्यान रखना, ठीक। कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम भी मिलेगा आपको, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ का लोकल गवर्नमेंट फोरम भी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके के अंदर, ठीक है, 1995 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है, जीसीसी। अब एक क्वेश्चन भी आ रखा था कि जीसीसी का कौन कौन से इनमें से मेंबर है, कौन से नहीं है, तो मेंबर तो बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। पहले मैप में देख लेते हैं, ठीक है, तो यूएई मिलेगा, बहरीन मिलेगा, सऊदी अरेबिया मिलेगा, ओमान मिलेगा, कतर मिलेगा, कुवैत मिलेगा, और ये सारे पास वाली कंट्रीज हैं, मतलब एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करती हैं। देखो बहरीन है, ठीक है, ये रहा बहरीन, यहाँ पर छोटा सा टापू सा, कतर है, ठीक है, ये रहा, यूएई है, ठीक है, यूएई तो याद रहेगा आपको, ओमान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और कुवैत, ये कंट्रीज याद रखना, कितनी कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज है जीसीसी के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जीसीसी के अंदर 6 कंट्रीज मिलेंगी, ये सारी कंट्रीज हैं, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रख लो कि पर्शियन गल्फ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, इंडियन ओशन यहाँ मिलेगा, रेड सी, तो इतना तो चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और दोस्तों, ये जीसीसी बना क्यों, ठीक है, तो इनका एम क्या है, टू फोस्टर कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स in all fields including politics, economy and security। तो इकोनॉमिक, पॉलिटी और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इंटरकनेक्शन बनाया अपने अंदर, ठीक है, इंटीग्रेशन कराया है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया है, ठीक है, कि भैया एक साथ काम करेंगे, इन सब चीज़ को देखेंगे एक साथ ही, है ना, इंटरनेशनल डायलॉग एक साथ करेंगे, ठीक है, एक साथ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है, और स्टेब्लिश हुआ था 1985 के अंदर, ठीक है। अब देखो इंडिया जीसीसी की रिलेशन देख लो भैया, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन देख लो। फर्स्ट इंडिया जीसीसी पॉलिटिकल डायलॉग जो हुआ था वो 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है, और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ मिल जाएगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूए के साथ मिल जाएगी, यूए ओमान के साथ मिल जाएगी, ठीक है, और अभी तो हमारी कतर के साथ भी हो गई है, कतर के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, कुवैत के साथ भी हो गई है, खैर अब तो शायद, ध्यान रखना, हाँ हो गई है, याद है मेरे को। डायस्पोरा देख लो, डायस्पोरा रेमिटेंसेस, जिससे क्वेश्चन बनेंगे आपके प्रीलिम्स में, और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायस्पोरा रेमिटेंसेस क्यों, देखो अगर आप देखोगे ना तो ओवर 2/3 ऑफ द नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई पॉपुलेशन जो मिलेगी वो आपको इन जीसीसी कंट्रीज के अंदर मिलेगी। मतलब जो हमारे वर्ल्ड के जो एनआरआई आते हैं ना बाहर कमाने के लिए पैसा, 2/3 तो सिर्फ यहीं पे आते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है, इन्हीं कंट्रीज में, जीसीसी कंट्रीज में। और एक चीज और देखोगे ना, जीसीसी कंट्रीज शेयर 30% ऑफ इंडिया टोटल रेमिटेंसेस इन 2022-2021, ठीक है, तो 30% जो रेमिटेंसेस जो आता है ना हमारा इन्हीं कंट्रीज से आता है, 30% रेमिटेंसेस, ठीक है। और एक चीज और देखो, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू 35% ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट्स। अगर जब हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं ना, क्रूड ऑयल, 35% तो इन्हीं कंट्रीज से आता है, जीसीसी से, ठीक है। और गैस देखोगे ना, गैस जो नेचुरल गैस हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, जो आपका सीएनजी एलपीजी वगैरह जो आता है, देखो ये होता है 70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीसीसी कंट्री, ठीक है। तो ये डाटा कुछ इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे नेटो के बारे में। अब नेटो के बारे में तो ये न्यूज में हर साल रहा है, उसका रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो 75 ईयर्स हो गए नेटो को, ठीक है, स्टेब्लिश हुए, ठीक है। एंड स्वीडन ने अभी अभी नेटो को ज्वाइन करा और इसका 32nd, मतलब 32 कंट्री बन गया है, 32 मेंबर बन गया था, 32nd जो इसका मेंबर बन गया है कौन, स्वीडन, ठीक है। इससे पहले कौन बना था अभी बताऊंगा। अब इसका हेडक्वार्टर देखो ना नेटो का, तो ये बेल्जियम में मिलेगा, ब्रसल्स में, ठीक है। 1949 में स्टेब्लिश हुआ था विद द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, नाम भी इसका ऐसे ही है, नॉर्थ अटलांटिक से ही है, ठीक है। अब ये है क्या, तो ये पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 कंट्रीज का, ठीक है, और ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है, ध्यान रखना।
12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है। फिनलैंड ने 2023 में ऐड हुआ था ये, ठीक है, मैंने बताया था ना, अभी बताऊंगा एक और कंट्री ऐड हुआ था, ठीक है, 31 वो था फिनलैंड, ठीक है, 2023 में। अब कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कलेक्टिव डिफेंस है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे भैया वॉर में, ठीक है। एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई, ठीक है, अगर तुमने किसी के एलाई के खिलाफ लड़ाई लड़ ली ना, किसी बाहर वाले बंदे ने, तो ये कंसीडर करा जाएगा, ये जो अटैक हुआ है सारी कंट्रीज के ऊपर हुआ जितने भी ये नेटो अलायंस है, ठीक है, ये आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है इनके, ठीक है। तो ये सारे नेटो मेंबर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 32 मेंबर्स कंट्री नेटो के अंदर, ठीक है। तो यूक्रेन ने बोला था भैया, यूक्रेन ने अप्लाई किया था 2022 में कि हम बनना चाहते हैं नेटो के मेंबर, रशिया ने वॉर ही छेड़ दिया, बेटा कैसे बनोगे तुम, है ना, ये नेटो के मेंबर, कैसे एक्सपेंशन करना चाह रहे हो तुम इधर की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ कैसे जा रहे हो तुम भाई, हमें घेरना चाह रहे हो, आओ लड़ो तो पहले हमसे। तो ये चीज़ें याद रखना, ऐसी कहानियां बनाया करो, मन ही मन में चीज़ें याद रहेंगी आपको। चलो, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जिनेवा कन्वेंशन के बारे में आप पढ़ते भी हो, ठीक है, स्टेटिंग में। तो जिनेवा कन्वेंशन न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इसका 75th एनिवर्सरी हुआ है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, और एक कॉर्नरस्टोन है किसका, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, ठीक है। अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर रहे हैं हम, तो पता होगा ना कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ किस लिए बनाया जाता है, अगर कहीं भी लॉ हो रहा है तो लॉ के वॉर के क्या लॉज होंगे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से होगा काम, ठीक है। लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट सिक्स टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस, तो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए ना, ठीक है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हों लोगों के पास, जो वहाँ के सिविलियंस हैं वाउंडेड हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनके पास कुछ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होने चाहिए ना ऐसे आर्म कन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर, तो उसके लिए लॉज बनाते हैं जिनेवा कन्वेंशन में, ठीक है। तो सिविलियंस के लिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए, वाउंडेड के लिए, ठीक है, जो घायल हैं, ठीक है। तो उस जिनेवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है इन 4 ट्रीटीज के अंदर कि भाई उनके पास क्या राइट होंगे, क्या ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ होंगे। तो GC1, GC2, GC3, GC4, तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना। क्यों बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, देखो GC1, GC2, GC3 में आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा GC1 में क्या लिखा हुआ ये बता दो, GC2 में क्या लिखा हुआ ये बता दो, ना, सिर्फ इतना ही बताना चाहिए कि इसके 4 ट्रीटीज हैं, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन 1, जिनेवा कन्वेंशन 2, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्लस इसके अंदर अगर बात करोगे ना, तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर रहे हैं, भैया ये प्रोटेक्ट करेगा वाउंडेड को, सिक सोल्जर्स को, लैंड ड्यूरिंग द आर्म कन्फ्लिक्ट, तो इस तरीके का बात करी जाएगी, है ना। तो ये जिनेवा कन्वेंशन में ये मेंशन है चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अगर पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे कुछ ऐसे अगर कुछ वैगनेस जैसी बातें कर रहा है ना यूपीएससी, तो वहाँ आप पकड़ लेना है, वो ट्रैप होगा। अगर बात करें प्रोटेक्ट सिविलियंस, पोलिटिकली ऑक्युपाइड इन टेरिटरीज ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, तो ऐसी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए ना, जिनमें कन्वेंशन बनी गए के लिए, वही मैंने बताया ना ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लिए, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी मिलेंगे जो ऐड हुए हैं टाइम टू टाइम, जैसे 1977 में ऐड हुआ, 2005 में ऐड हुआ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ मिल जाएगा प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल 2, ठीक है, फिर प्रोटोकॉल 3 भी ऐड हुआ, ठीक है, 2005 के अंदर, जिनने इंट्रोड्यूस किया रेड क्रिस्टल एज एन एडिशनल एम्बलम फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इंडिया का अगर कमिटमेंट देखोगे ना टू IHL, ठीक है, तो रेटिफिकेशन में देखा जाए तो इंडिया हैज़ रेटिफाइड ऑल 4 जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, तो हमने जितनी भी चारों जो है ना कन्वेंशन, ये हमने रेटिफाई कर रखा है, साइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी आपसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बात और दोस्तों, इसी के अंदर ना अदर की ट्रीटीज के अंदर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करते हैं, तो इसमें काफ़ी 1944 का 54 का है कन्वेंशन भी याद रखना है आपको, प्रोटेक्शन फॉर कल्चर प्रॉपर्टी के लिए है ये। 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी याद रखना है, जो प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट ऑफ द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स को। केमिकल वेपन्स को भी याद रखना है, जो 1973 में आया, जो केमिकल का यूज करने का मना करता है, बैन द यूज ऑफ प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स का, ठीक है। अब 1998 का रोम स्टैट्यूट फॉर क्रिमिनल कोर्ट, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको ICC के बारे में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करता है, जो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है फॉर क्राइम्स के लिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, जिनोसाइड के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं चीज़ें, इंपॉर्टेंट है। अब अदर इंपॉर्टेंट इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है, ठीक है, जो भी मैंने बता दिया मेजर वाले। तो इसके अंदर क्या याद रखना है वो बताता हूँ आपको, जैसे कि C10, तो ये C10 है क्या, तो इतना याद रखना है, ये कमेटी ऑफ 10 अफ्रीकन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, ठीक है, कमेटी एक C10, 10 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इसके अंदर होंगे। अब ये कौन कौन से, तो अल्जीरिया है, बोत्सवाना है, कैमरून है, इजिप्ट है, केनिया है, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये L.69 ग्रुपिंग क्या है, ये
तो ये एस्टेब्लिश फॉर 2007 में अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है ये टू पुश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, जो बात करता है भाई यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म आने चाहिए, काउंसिल के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, उसकी मेंबरशिप के लिए क्या कहते हैं रिफॉर्म लेकर आओ नहीं, इसकी बात करता है। तो L69 is a grouping that includes countries from अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइसलैंड्स, है ना, एंड एशिया, इन सबसे मिलेंगे। इंडिया इसका मेंबर भी है, ध्यान रखना, इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ L69। देखो ये चीज़ें याद रखनी है, इससे याद बता रखो, ठीक है। नेम ओरिजिन क्या है इसका, तो विच वाज रेजोल्यूशन टेबल इन दी जनरल असेंबली 2007-8, ये याद नहीं रखना दोस्तों, ये सब क्या है फालतू की चीज़ें। आगे बढ़ो। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अब देखो ये न्यूज़ में है, उसका रीज़न है कि इंडिया हैज रिलीज कम्युनिटी पोस्टेज स्टैम्प्स टू मार्क 158th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 150 साल हो चुके हैं, ठीक है, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1874 में थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना, सेकेंड ओल्डेस्ट आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बाद, आईटीयू के बाद, जो 1865 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसके कुछ 9 सालों के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे जो है सेलिब्रेट करता है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट यूपीयू, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के दिन ही हम वर्ल्ड पोस्ट डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अंदर 192 कंट्रीज मिलेंगी, इंडिया भी इसका एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी बस इसके अंदर, ठीक है। और एक बात और, यूपीयू ना इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है यूपीयू, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 5 आइज अलायंस, देखो 5 आइज अलायंस जो है ना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन ही पूछ रखा है 5 आइज अलायंस के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ये, ठीक है। अब इसके अंदर मेंबर्स आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये तो याद रखना है कि इंटेलिजेंस ग्रुप है, ठीक है, जो नेटवर्क शेयरिंग की बात करता है, लेकिन इसके मेंबर याद रखना है यूएस यूके, ठीक है, यूएस यूके तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है, कनाडा इसके साथ में होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी दोनों साथ में ही है, ठीक है, यूएस यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 5 आइस मतलब 5 आगे, तो ये 5 कंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस विद वन अनदर, मतलब इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर इट इंक्लूड्स द नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की बात नहीं होगी, ठीक है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बात है लेकिन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की नहीं, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, अब सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है जरा देखते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के में ये देख लो कि भैया ऑर्गेनाइज हुआ था 2 फेजेज में, जेनेवा 2003 के अंदर और टूनिस 2005 के अंदर, ठीक है, 2 फेजेज में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज होता है बाय एनुअली आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीडी, ठीक है। तो ये सब इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके ऊपर इस फोरम को जो है क्या करते हैं, इस पर टॉक करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फोरम बनाते हैं, हाई लेवल इवेंट बनाते हैं, ठीक है, और ये सब जिन्हें डिस्कस करते हैं, यूएनडीपी भी डिस्कस करता है इसके बारे में, यूनेस्को भी, आईटीयू भी, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ग्रुप है ना, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं भैया, सोसाइटी कैसे फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी कैसे वर्क करनी चाहिए। तो इनका एम क्या है, क्रिएट मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू एड्रेस इशूज रेज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थ्रू इंक्लूसिव अप्रोच एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑर्गेनाइज करता है कौन है, एनुअली बाय आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीडी, ठीक है। चलो आगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओपेक की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ओपेक प्लस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ओपेक के बारे में जान लो, ठीक है, ओपेक के बारे में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे, ठीक है। पहले ओपेक के बारे में देखते हैं, ओपेक के अंदर कौन कौन सी कंट्री मिलेगी, तो अल्जीरिया मिलेगा, इक्वेटोरियल गुनिया मिलेगा, गैबन मिलेगा, लीबिया मिलेगा, नाइजीरिया मिलेगा, कोंगो मिलेगा, यूएई मिलेगा, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, कुवैत मिलेगा, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, मिलेगा ऑस्ट्रिया वियना में मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइंग पेट्रोलियम पॉलिसीज, तो पेट्रोलियम पॉलिसी बनाएंगे भैया ये, ठीक है, कि भैया क्या क्रूड ऑयल का प्राइस होना चाहिए इंटरनेशनली, कितना कितने रेट में बेचोगे आप, कितना बेचोगे, ये सब चीज़ें कौन डिस्कस करेगा, तो ओपेक कंट्री करेगी। ओपेक प्लस फॉर्मेशन क्या है, ये एस्टेब्लिश हुआ 2016 के अंदर, जिन्होंने ओपेक ने साइन किया है एन एग्रीमेंट विद 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ओपेक प्लस का मतलब भैया जो ओपेक के नहीं है, प्लस 10 अदर कंट्रीज को भी ले लो, ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करो, क्योंकि भैया वो भी तो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो ओपेक का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में हुआ था बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, क्योंकि ये भाई मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं। ठीक है, चलो। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के जो स्टेब्लिश हुआ था 2016 में, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग चाइना के अंदर। ठीक है, याद रखना। एक और याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है बताओ, अभी बढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, ब्रिक्स का, याद रखना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, बीजिंग चाइना में मिलेगा। ठीक है, इनका मिशन क्या है भैया, फाइनेंसिंग करना है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो इन एशिया एंड बियॉन्ड, एशिया के बियॉन्ड भी। ठीक है, तो 110 मेंबर्स मिलेंगे इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड 96 फुल मेंबर्स है, 14 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स है। इंडिया इसका मेंबर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चाइना इज लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ये ध्यान रखना भैया, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर कौन है, चाइना है। ठीक है, इसके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, फॉलोड बाय इंडिया, इंडिया इसके बाद है, उसके बाद रसिया है। ठीक है, शेयर होल्डर की बात करें तो इसके अंदर जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, ध्यान रखना। ओ ए आई बी वॉज ग्रांटेड परमानेंट ऑब्जर्वर एंड स्टेटस इन द डेलिब्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन्होंने ले रखा है, किसने, ए आई बी ने। ठीक है, चलो। अरब लीग, अरब लीग के बारे में पढ़ लो भैया। ठीक है, तो अरब लीग समिट हुए, वो हुआ है अभी बहरीन में। ठीक है, रिसेंटली 2024 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कायरो, इजिप्ट के अंदर। ठीक है, अरब लीग का। देखो, अरब लीग से ना एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर। इसराइल का बताया गया था, इनसे इनका रिलेशन हुआ है, इसराइल का और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। तो अरब लीग के बारे में ये पता होना चाहिए कि कितने कंट्रीज है इसके अंदर, और इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया इज ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है इसका। ठीक है, अरब लीग का। ठीक है, क्योंकि अरब कंट्रीज तो है भी नहीं हम, तो ऑब्जर्वर स्टेटस डायरेक्ट पार्टनर है हम इसके। 22 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर। ठीक है, और एस्टेब्लिश हुआ था ये इजिप्ट के अंदर 1945 में, फॉर अडॉप्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944। और काम किया भी, स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, कोऑर्डिनेशन पॉलिसी, ये सब। चलो ये तो फालतू की बात है। ठीक है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, तो नॉर्थ अफ्रीका वाले, ठीक है, जो अरब कंट्रीज हैं, और इधर मिडिल ईस्ट वाले, इन सबका एक ग्रुप है। ठीक है, अरब लीग बना है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, 22 मेंबर्स कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स कंट्री सबको याद रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस इन न्यूज, लेकिन इसके लिए मैं बनाऊंगा एक सेपरेट वीडियो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आएगी एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखा था PT365 में कंप्लीट नहीं है, और मतलब जिस तरीके से नॉलेज चाहिए ना प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर, वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मतलब है अच्छी खासी नॉलेज, मतलब कंप्लीट नहीं है ना। और सिर्फ इतने से थोड़ी ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो उसके लिए अलग बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अलग से। ये सब तो पढ़ लेना आप, मैं पढ़ा भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम आते हैं बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, कि इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, बायलैटरल का मतलब दो कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है। तो इंडिया चाइना पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, और जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्री उनके साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर कंट्री जितनी भी है। चलो, तो सबसे पहले इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि भैया क्या क्या हमारे इशूज आए हैं। ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, और उसको हमने क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं हमने। ठीक है, इसे देखते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना ने एग्रीड किया है फॉर डिसएंगेजमेंट एंड रिज्यूम किया है पेट्रोलिंग इन द डेप्सांग प्लेन्स एंड डेमचोक। तो ये दोनों एरिया आपको पता होना चाहिए कि डेप्सांग प्लेन्स कहाँ है और डेमचोक कहाँ है। तो मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, तो डेप्सांग प्लेन तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, अक्साई चीन के बॉर्डर पे ही मिलेगा वैसे दोनों तो। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थ में मिलेगा, और इसके जो है ना गलवान वैली, ये ध्यान रखना, गलवान वैली इसके पास में है। और दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि भैया इसका लोकेशन बताओ। ठीक है, देमचौक, देमचौक को आपको याद रखना है, तिब्बत से थोड़ा बॉर्डर कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये साउथ की तरफ मिलेगा आपको। ठीक है, और एक बात और, इसके अंदर पेंगोंग सो लेक के बारे में भी ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन को। ठीक है, और ये लेक जो है ना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लोग लेक कैसे कैसे है। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा लेटिट्यूडनल है, इसी का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लोकेशन तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जैसे ये सक्सगाम वैली के बारे में ध्यान रखना है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे। ठीक है, कि नॉर्थ ऑफ कहाँ मिलेगा ये। ठीक है, वो क्वेश्चन देखना आप। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान याद रखना। ठीक है, लोकेशन इनकी। ठीक है, वाखान कॉरिडोर याद रखना, अफगानिस्तान से बॉर्डर कनेक्ट करता है इंडिया का। ठीक है, पीओके तो आपको पता ही है, पीओके ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया। ठीक है, ये लोकेशन कुछ बिल्कुल याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलो अब इसके अंदर देखते हैं। डिसएंगेजमेंट पता है ना, डिसएंगेजमेंट का मतलब क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, हमारा जो गलवान स्टेट ऑफ चल रहा था हमारा। ठीक है, किसके साथ, चाइना के साथ।
ठीक है। तो भैया गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था ना हमारा अभी 2020 के अंदर, वो डेडियस बोला गया है भैया आफ्टर सिंस 1962, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चाइना के सोल्जर्स भी मारे गए थे, हमारे भी सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है। तो जो ये स्टैंड अप हुआ था ना, इसका कुछ सॉल्यूशन निकल के आया है कि भैया इन दो एरिया पे ना सबसे पहले हम जेपसंग प्लेन्स पे और डेमचुक पे ये पेट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले हो रही थी, इससे पहले हो रही थी 2020 से पहले हो रही थी। जो पेट्रोलिंग हो रही है ना उसी वाले पे, उसी स्टेटस पे वापस आते हैं, ठीक है। तो उसी स्टेटस पे वापस आने की बात हुई है, तो यहाँ पर पेट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। कहाँ कहाँ, तो मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है वो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस देख लो ऑफ द एग्रीमेंट का। तो देवसंग प्लेन्स कहाँ पर है, तो मैंने अभी बताया ना 30 किलोमीटर ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ द दौलत बेग ओल्डी, मैंने बताया था दौलत बेग ओल्डी, ध्यान रखना, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में मिलेगा इसके देवसंग प्लेन 30 किलोमीटर की दूर, ठीक है। 30 किलोमीटर याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि साउथ ईस्ट ऑफ दौलत बेग ओल्डी के मिलेगा, ठीक है, नियर द कारोकोरम पास। तो कारोकोरम पास भी इसके पास में ही है। वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द मिलिट्री ऑफेंसिवनेस के लिए, सिमिलर टू स्पेंगुर गैप इन चुसूल, ठीक है। तो चुसूल ये स्पेंगुर और ये स्पेंगुर गैप, ये भी ध्यान रखना ना, एक बार लोकेशन देख लेना मैप के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर कि इसके भैया का इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारी, ठीक है, इंडिया और चाइना की। तो चाइना इज द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स, ठीक है, और ये 2023 के डाटा के हिसाब से है। सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट है फॉर इंडिया के लिए, बिल्कुल से बात सही है भैया। हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और उनको एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते थे भाई बाइकआउट करो चाइना का, बाइकआउट करो चाइना का, फिर भी हमने नहीं करते, हमारा तो ट्रेड और बढ़ रहा है उनसे, ठीक है। सो इंडिया और चाइना जो है बॉर्डर से करते हैं 3488 किलोमीटर का, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर भी है हमारा, ठीक है। अब वेस्टर्न लद्दाख में से भोना बॉर्डर से करता है चाइना, ठीक है। मिडिल मिडिल में देखें तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ बॉर्डर से करता है, ईस्ट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर से करता है चाइना हमारा। अब एक बात और दोस्तों, हमारा ना ये जो है ना फॉर्मली डिमार्केट नहीं है हमारा बॉर्डर एलएसी की तरफ, ठीक है। कोई म्यूचुअली एग्रीड हमारा कोई एलएसी है नहीं, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा है नहीं चाइना के साथ, ठीक है, डिस्प्यूटेड है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें देखें ना हम, जब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न सेक्टर की लद्दाख की, तो हम कौन सी लाइन, इंडिया कौन सी लाइन को कंसिडर करता है, वो करता है जॉनसन लाइन को 1865 की। अब ये स्टेटिक में आप पढ़ते हो, ठीक है। और चाइना कौन सा करता है, वो करता है मैकडोनल्ड लाइन को, जो 1899 में बनी थी, ठीक है। तो एलएसी इज द रीजन इज द अलोंग द मैकमोहन लाइन ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन 1940। तो शिमला कन्वेंशन हुई थी 1940 में, तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, चाइना था, और उनके बीच में ये लाइन ड्रॉ हुई थी, ठीक है। तो मिलिट्री इंगेजमेंट देख लो, ठीक है, जो हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड होती है ना, सस्पेंड हो रखी है ड्यूरिंग 2020 टेंशन, ठीक है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी चाइना के साथ, ठीक है, और वो हो रखी है सस्पेंड ड्यूरिंग द टेंशन ऑफ 2020 वही गलवान वैली का, ठीक है। अब रेटेड न्यूज में और देख लो भैया, पेंगोंग सो मैंने लगाया था, ये लेक याद रखना आपको, पेंगोंग सो वाला, ठीक है। अब ये 400 मीटर की ब्रिज हमने बनाई है, चाइना कंप्लीट्स 400 मीटर ब्रिज नियर द पेंगोंग लेक, ठीक है। ये रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने एक ब्रिज बना दिया है, ठीक है, पेंगोंग सो लेक के ऊपर, ठीक है। एक बात और इस लेक के बारे में ध्यान रखना भैया, एक एंडोरिक लेक है, ठीक है, सिचुएटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, और वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पे है ये, ठीक है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड का, ठीक है। और एक बात और देखो, यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है तो ऐसी पूछती है, खैर उन्होंने अच्छा काम कर रखा है, यहाँ पर लिख दिया है नाइदर पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन नोरा रामसर साइट। तो कोई रामसर साइट भी नहीं है, रामसर साइट के अंदर भी नहीं आता ये लेक, और कोई इंडस रिवर बेसिन का कोई पार्ट भी नहीं है ये ध्यान रखना। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले कि ये पेंगोंग से लोग जो है ना इंडस रिवर वैली सिस्टम का पार्ट है, ये नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब एक और, पेंगोंग लेक हैड एन आउटलेट टू श्योक रिवर, ठीक है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, बट इट वाज क्लोज्ड ऑफ। अब ये क्लोज्ड हो चुकी है ड्यू टू नेचुरल डैमिंग, ठीक है। चलो, पहले करती थी अब नहीं करती। अब तो चाइना के बारे में कुछ और चीजें हैं वो जान लो। देखो यूपीएससी ना रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, डेजर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है, तो ये पता होना चाहिए कि भैया चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे यांगशी रिवर है, ठीक है, येलो रिवर है, मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर के ऊपर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, आमू रिवर इनकी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए चाइना की, चाइना से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब इसमें देखे ना, टकलीमाकान डेजर्ट जो है ना इसका लार्जेस्ट डेजर्ट है चाइना का, और सेकंड लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और इनके माउंटेन रेंजेस भी देख लो, जैसे ये कुनसुलसन माउंटेन्स है ना, त्यानसन माउंटेन्स, ठीक है, ये चाइना के माउंटेन्स हैं कुछ। अब इंडिया नेपाल के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो नेपाल ने अभी इंट्रोड्यूस किया है न्यू करेंसी को, जिसके अंदर दिखा दिया उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को भी अपना पार्ट, ठीक है।
तो नेपाल ने कौन सा पार्ट को दिखाया इंडिया के अपना पार्ट में, अपने मतलब अपने टेरिटरी के अंदर, वह है लिम्बूधारा, लिपू लेक और काला पानी। ठीक है, तो ये तो भैया तीन चार सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो काला पानी के ऊपर ही डिस्प्यूट है मेन तो। ठीक है, तो काला पानी इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द नेपाल एंड इंडिया, इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, जो चाइना ने इस पर कब्जा कर रखा है तिब्बत के ऊपर। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है डिस्प्यूट का देखा जाए तो देखा जाए तो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। ठीक है, उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सगोली होती है। ठीक है, तो उस टाइम नेपाली गोरखा रूलर्स थे। ठीक है, डिमार्क करते हैं उत्तराखंड के कुमायूं। ठीक है, विथ रिवर काली इज अ बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। तो उत्तराखंड का जो कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर हमने रिवर काली को बाउंड्री बना दिया बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल का। ठीक है, अब देखें जो डिसएग्रीमेंट है वो है ओरिजिन ऑफ द रिवर काली के ऊपर, कि भैया इसका ओरिजिन क्या है रिवर काली का। नेपाल जो कंसीडर करता है कि जो रिवर है ना काली, वो वेस्ट होती है, फ्लो होती है टू द वेस्ट ऑफ द काला पानी, इज द मेन रिवर काला पानी, मेन रिवर काली। वो ये कह रही है भैया जो वेस्ट का जो पार्ट है ना, जो नेपाल का जो वेस्ट है, नेपाल का जो वेस्ट है ना, जो काला पानी का जो ओरिजिन है वो मेन रिवर काली है। ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है आदर लिम्बूधारा से या फिर नियर बाय लिपू लेक पास से। ठीक है, तो उनका कहना है भैया थोड़ा आप वेस्ट में चले जाओ। ठीक है, इधर की तरफ चले जाओ, नेपाल का ये कहना है थोड़ा आप इधर की तरफ चले जाओ। ठीक है, हमारा ये कहना है भैया नहीं, उधर की तरफ क्यों जाए। ठीक है, however India however argues that river Kali originates from the smaller rivulet named पांखगढ़। हमने बोला भी पांखगढ़ से जो है ना इसका ओरिजिनेट हो रहा है रिवर काली का। ठीक है, जो कि ईस्ट की तरफ है, हमारे तो ईस्ट पड़ेगा, उनका वेस्ट का पार्ट है। तो लेइंग ऑन द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ काला पानी एंड ए सब्सिक्वेंट रीच ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एरिया एज ए ट्रू बॉर्डर। हमने बोला भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिसका जो एरिया है वो ट्रू बॉर्डर है। ठीक है, तो बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डिस्प्यूट के बारे में तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड चीज़ के बारे में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या, इंडिया और नेपाल के भैया मैट्रिक्स का बता दो। यस, सूर्यकरण है। ठीक है, क्या पूछेगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड हैज अ ट्रेड सरप्लस विद नेपाल। बिल्कुल होगा हमारा नेपाल के साथ ट्रेड सरप्लस, तो ये तो बात पता है, पता होना चाहिए आपको। इंडिया इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन नेपाल। सबसे ज़्यादा भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेपाल के अंदर कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। ठीक है, हाई सोर्स है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और पता हो रहेगा बिल्कुल। ठीक है, चलो, हाँ हमारे एनर्जी ऑपरेशन भी है नेपाल के साथ, ये पता होना चाहिए आपको। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी हमारा। और देखो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन क्या है, बीमस्टेक का पार्ट है नेपाल, यस है, बीबीआईएन का पार्ट है, यस है, नो अलाइन मूवमेंट का पार्ट है, यस है, सार्क का पार्ट है, यस है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये पूछेगी यूपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेपाल के बारे में कुछ जान लो, जैसे काठमांडू इनका क्या कैपिटल है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, और ओपन बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ और 5 इंडियन स्टेट के साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ भी करता है, ध्यान रखना। माउंटेन पीक देखो तो कंचनजंगा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इनके यहाँ धौलागिरी मिलेगी, माउंट एवरेस्ट इन्हीं का ही है। ठीक है, सागर मठ भी कहते हैं, कोसी रिवर बेसिन और गंदगी रिवर बेसिन यहाँ पर इनको मिल जाएगी आपको नेपाल के अंदर। अब बढ़ते हैं इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में। तो डूरिंग हिज विजिट टू भूटान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक या गालपो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गालपो। तो हम भैया ये क्या है, तो द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान। ठीक है, तो किसको मिलता है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है भूटान का, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गालपो। तो किसको मिला, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिला है। जब भूटान में विजिट करने गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनको ये जो है अवार्ड दिया गया था। ठीक है, भूटान गवर्नमेंट के द्वारा। चलो, तो इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारी एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है एंड कोऑपरेशन है जो 1949 में साइन हुआ था विद के साथ, भूटान के साथ, और ये रिन्यूड हुआ है 2007 में। ठीक है, ट्रेड देखा जाए तो इंडिया भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर बिल्कुल नेपाल की तरह ही है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे इंडिया के फेवर में ही है, और एफटीए साइन है हमारा जो 2016 में साइन हो गया था भूटान के साथ। इंडिया इज द लीडिंग सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन भूटान। ठीक है भैया, बिल्कुल जैसे नेपाल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे भूटान के अंदर हम करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अभी महाकुंभ मेला चल रहा है हमारा प्रयागराज में, भूटान के किंग जो है ना ये प्रयागराज में आ रखे हैं। ठीक है, चलो, कनेक्टिविटी, भूटान इज द प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सिटी, क्या, गैल्फू माइंडफुलनेस सिटी। तो एक इंटरनेशनल सिटी प्लान कर रहा है कौन, भूटान, इसका नाम है गिल्पू माइंडफुलनेस सिटी, दैट विल कनेक्ट इट्स बॉर्डर विद असम। और ये असम के साथ ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका बॉर्डर
हाइड्रो पावर देखा तो इंडिया has conducted 4 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान विच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। क्योंकि भैया भूटान की इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो इनका कंजम्पशन भी कम है एनर्जी का, हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर एनर्जी का सोर्स बना रहे हैं यहाँ पर भूटान के अंदर, उसी सोर्स एनर्जी से हमें कंज्यूम करेंगे तो पैसा इनको मिल जाएगा भूटान गवर्नमेंट को, ठीक है, फॉर द अदर डेवलपमेंट, और हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। चलो चलो, तो कुछ इनके नाम याद कर लो, जैसे क्रूचू है, ताला है, ठीक है, चोखा है, इनके नाम भी बड़े अजीब से हैं, और मंगेचू है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, हाँ एक बात और, इंडिया जो बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो बिल्ड कर रही है रोड को भूटान के अंदर, और किस प्रोजेक्ट के अंदर, दंतक के प्रोजेक्ट के अंदर, दंतक, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और बीबीआईएन से क्या है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ऑपरेशन, ठीक है। चलो बीबीआईएन से ये याद रखना। भूटान की कैपिटल क्या मिलेगी, थिम्पू, थिम्पू, ठीक है, थिम्पू में, ठीक है, भूटान की कैपिटल ये रही थिम्पू। अब देखो इसके अंदर मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, नाथुला पास, ठीक है, ये नाथुला पास है, ये ध्यान रखना, नाथुला पास। डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम स्टैंड हुआ था चाइना के साथ हमारा, ये ध्यान रखना। और एक कुछ और, जिगमे डोरजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी, भूटान में मिलेगी, ये ध्यान रखना। और ठीक है, द्वार प्लेन भी याद रखना, द्वार प्लेन कहाँ मिलता है, ठीक है, बॉर्डर में मिलेगा भूटान के साथ हमारा, असम के साथ, ठीक है। मानस रिवर का ध्यान रखना, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, मानस रिवर फ्लोज इनटू असम, ठीक है, कहाँ से आती है, भूटान से आती है, और बॉर्डर के साथ शेयर करता है इंडिया में, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ध्यान रखना, और सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ नेपाल भी करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब इंडिया और बांग्लादेश पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देखो, इस साल ना बांग्लादेश बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, उसका रीज़न है कि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो शेख हसीना थी। इनको अपना देश छोड़ना पड़ा और इंडिया की शरण में आना पड़ा, ठीक है, फॉर सेफ्टी कंसर्न। फिर दोस्तों वहाँ पे क्या बनती है बताओ, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर जो है बनते हैं, वो कौन बनते हैं, मोहम्मद यूनुस बनते हैं, ठीक है, ये होते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए रहा बांग्लादेश न्यूज के अंदर, ठीक है, अभी तक वहाँ पर इलेक्शन हुए नहीं है, ठीक है। अब न्यूज में ये रहा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी, आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगी जो अभी मैंने बताया, क्वेश्चन पूछेगी डिफेंस कॉपरेशन बताओ भैया बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया। तो याद रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी समाप्ति एंड मिलान किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इंगेजमेंट याद रखना है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में, ये सार्क का पार्ट है बांग्लादेश, मिस्टेक का भी, बीबीआईएन का भी है, आईओआरए का भी है। अब आईओआरए क्या है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आपको कुछ याद रखनी है चीज़ें। अब देखो बांग्लादेश के बारे में और चीज़ें याद कर लो, जैसे इनके ढाका कैपिटल है, ठीक है, बाउंड्री शेयर करती है 5 इंडियन स्टेट के साथ, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, और म्यांमार एक कंट्री है यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इनके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अब वाटर बॉडी जो है बे ऑफ बंगाल है साउथ में इनके, ठीक है, दिख रहा है आपको मैप के अंदर। द जमुना द पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट, तो जो जमुना जो है रिवर, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र का ही पार्ट है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। अब एक चीज़ और दोस्तों, जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना हमारे इंडिया के अंदर, देखा जाए तो 60% जो सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपको बांग्लादेश के अंदर मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर तो सिर्फ 40% है, ठीक है। जो वहाँ का जो रीजन है उस रीजन की बात कर रहा हूँ। अब देखो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड भी है हमारा किसके साथ, देखो तो बांग्लादेश के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, और एनर्जी पाइपलाइंस भी चल रहे हैं कुछ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन में ही है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नाम याद रखना है, जैसे मैंने भूटान के बारे में जब पढ़ा रहा था, भूटान और इंडिया के रिलेशन के बारे में, तो मैंने क्रूचू ताला ये सब मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए थे, यहाँ पर हमने कॉपरेशन कर रहे हैं इंडिया और भूटान एक साथ, ठीक है, फॉर द एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो है बोथ साइड अनाउंस अडॉप्शन ऑफ द विजन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो भैया हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मेरीटाइम, ठीक है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके साथ बताओ, मालदीव के साथ। और इंडिया ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड इन मालदीव्स के अंदर, ठीक है। तो रुपे कार्ड हमने मालदीव्स के अंदर लॉन्च कर रखा है, ये रखना, यूपीआई भी, रुपे कार्ड कर दिया तो यूपीआई भी लॉन्च है, इसका भी ध्यान रखना। अब कुछ हमने जो है इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, हमने कुछ रिलीफ ऑपरेशन चलाए थे, ठीक है, मालदीव्स के लिए, जैसे ऑपरेशन नीर, तो हमने वहाँ पर वाटर सप्लाई किया था, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर ड्यूरिंग क्राइसिस। वैक्सीन मैत्री के थ्रू हमने कोविड के टाइम पे वैक्सीन प्रोवाइड किए थे कोविड-19 पेंडेमिक में, ठीक है। तो इससे हमारे जो हमारे कोऑपरेशन है इंडिया और मालदीव्स के बीच में वो और स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है। मालदीव्स के बारे में और जान लो, ठीक है। इट इज़ अ कंपोज ऑफ नेचुरल एटोल्स, ठीक है, तो नेचुरल एटोल्स से ये बना है मालदीव्स, ठीक है। वाटर बॉडीज देखें तो इंडियन ओशन चारों तरफ से घिरा बड़ा है। अब देखो यूपीएससी ना 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्वेश्चन पूछ गया कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, तो अंडमान आइसलैंड एंड निकोबार आइसलैंड को ये
क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं 10 डिग्री चैनल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 8 डिग्री चैनल बताओ फिर। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। तो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल क्या है, देखो 9 डिग्री चैनल यहाँ मिलेगा आपको श्रीलंका के बीचों बीच। तो 9 डिग्री सेपरेट करती है मिनिकॉय फ्रॉम मेन लक्षद्वीप आर्किपेलगो। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप आर्किपेलगो ये 9 डिग्री चैनल करते हैं सेपरेट, ठीक है। मिनिकॉय ये दिख रहा होगा, मिनिकॉय बेंगलुरु चैनल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद कर लो, ठीक है। 10 डिग्री पे वैसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया रसिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेजर कंट्री है, बिल्कुल पढ़ना है इंडिया रसिया के बारे में। आपको ये भी पता होगा कि भैया रसिया ने अप्रूव कर दिया था कि आप ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकते हो फिलीपींस को, और हमने बेच भी दिया, ठीक है, फिलीपींस को। और ये भी पता होगा कि मिलिट्री कोलैबोरेशन के अंदर कि हमने भैया हम AK-203 असोल्ट राइफल्स बना रहे हैं, ठीक है। दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है AK-203 की, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। हमने S-400A डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है, ठीक है। कहाँ से, रसिया से। न्यूअर फ्रिगेट्स भी खरीदे हैं, कहाँ से, रसिया से, जैसे तुशील है, ठीक है। अब एक बात और, हमारा ना रसिया के साथ रेलोज एग्रीमेंट साइन है। ये क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। नाम से पता चल रहा है एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो हम लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीमेंट साइन है किसके साथ, रसिया के साथ, ठीक है। और देखें तो कनेक्टिविटी के अंदर देखें तो हमने कनेक्टिविटी कैसे करी है दोनों कंट्री की। तो हमने बनाया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। अभी कॉरिडोर के अंदर सही से मैपिंग करनी है आपको। नॉर्थ सी रूट एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर, ये भी याद रखना है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर। तो इसके पोर्ट्स भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब एक बात और, रसिया बिकम द इंडिया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम कहाँ से खरीदते हैं, तो रसिया से खरीदते हैं। कब से, ये जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है हमने रसिया से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसके रीजन है रसिया ने क्रूड ऑयल के प्राइस हमारे लिए कम कर रखे हैं, ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में देखो तो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर जो है रसिया के साथ हम बिल्ड कर रहे हैं। गगनयान मिशन के अंदर कोलेबरेट कर रहा है रसिया हमारे। अब रसिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, पता है आपको। इनके लैंडफॉर्म्स में जान लो, जैसे उराल माउंटेन्स आपको रसिया में मिलेंगे, जो डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को, ठीक है। और कोकस माउंटेन्स भी मिलेंगे, माउंट एलब्रस भी मिलेगा, था हाईएस्ट पीक है यूरोप की। वोल्गा रिवर के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, यूरोप की। लेक बाइकाल भी दिखाऊंगा, वर्ल्ड डीपेस्ट है, ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट एनक्लोज इनलैंड बॉडी वाटर आपको रसिया के साथ मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैप के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कैस्पियन सी यहाँ पर रसिया के साथ बॉर्डर से कर रहा है, ठीक है। ये लेक बाइकाल डीपेस्ट है और फ्रेश वाटर लेक है, यही पढ़ाया था मैंने। और कुछ और लोकेशन याद कर लो, जैसे आर्टिक ओशियन, ठीक है, रसिया के साथ है। बेरेंट सी, कारा सी, ठीक है। ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकी है, बेरिंग सी भी याद रखना है। सी ऑफ ओस्टॉक, ठीक है। ब्लैक सी याद रखो, ठीक। कैस्पियन सी में दिखाई दिया। तो ये कुछ लोकेशन है, बिल्कुल याद रखने हैं आपको। अब पढ़ते हैं हम इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो इंडिया एंड यूएस हैज साइंड अ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, दैट इज सोसा, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या भैया, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट क्यों हमने साइन किया है यूएस के साथ। देखो भैया हमें यूएस से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। तो भैया हमने सोसा एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। भैया सोसा एग्रीमेंट में क्या होगा, इट enables government to secure mutually timely provision of defense related goods and services during peace time, इमरजेंसी एंड आर्म कन्फ्लिक्ट। भैया आर्म कन्फ्लिक्ट हो हमारे किसी कंट्री के साथ, इमरजेंसी हो, पीस टाइम के टाइम भी हम जो है ना यूएस से डिफेंस प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। ये हमें गवर्नमेंट को एनेबल करता है कि आप किसी भी उनके वहाँ के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट फर्म से हम डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इंडिया जो है ना 18th, ठीक है, सोसा पार्टनर बन गया है ऑफ यूएस का। और ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, ध्यान रखना, लीगली नॉन बाइंडिंग है, कोई बाइंडिंग नहीं है कि मतलब यूएस करेगा। यूएस की मर्जी है, वो बैन भी कर सकता है, जिसको रोक भी सकता है। अब एक बात और, अदर डिफेंस एग्रीमेंट भी जान लो, पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। जैसे कि हमारा लेमो साइन हुआ था 2016 में, किसके साथ, यूएस के साथ, ठीक है। कॉम कहा साइन हो रखा है, ठीक है। बेका साइन हो रखा है 2020 में। और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इंडिया यूएस रिलेशन में देख लो भैया, हम जब बात करते हैं ना ट्रेड की, तो हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, ठीक है। वो भी अराउंड $20 बिलियन का हमें फायदा होता है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूएस को। अब यूएस ने डेजिग्नेटेड कर दिया है इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016, ठीक है। हम भी उनसे भाई अच्छा खासा जो है डिफेंस का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो उन्होंने हमें डिफेंस पार्टनर का
भैया दर्जा दे दिया है कि भैया मेजर डिफेंस पार्टनर है हमारा। चलो 2+2 मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है इंडिया और यूएस की 2018 से ही, ठीक है। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लो भैया, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया होस्टेड ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस फोर्सेज, ठीक है। तो भैया उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की भी होती है, जापान की भी होती है, यूएस फोर्सेज की भी होती है, ठीक है। 2024 में हमने करा भी मालाबार एक्सरसाइज। कोप इंडिया एयरफोर्स की है। टाइगर ट्रम्प ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की है, टाइगर ट्रम्प, ठीक है। युद्ध अभ्यास आर्मी की है, नाम से पता चल रहा है युद्ध अभ्यास, ठीक है, अभ्यास करना युद्ध का, आर्मी की है। अब देखो इंडिया यूएस एक्स, तो इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के अंदर ग्रोइंग सिनर्जी इन डिफेंस इकोसिस्टम अंडर इंडस एक्स, ठीक है। तो IND से इंडिया है, यूएसए आपका यूएसए ही है, और एक्स का मतलब हम करेंगे किसके अंदर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे किसके अंदर, डिफेंस इकोसिस्टम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो काटसा के बारे में जान लो। देखो काटसा ना यूएस ने एक लॉ बनाया था जिसके तहत वो पनिश करेंगे उन कंट्रीज को जो कि रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से ना डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। तो हमने S-400 मिसाइल डिफेंस खरीदा था अभी रसिया से। तो ना अब S-400 हम खरीद रहे थे रसिया से। अब हमारे कुछ भैया स्ट्रेटेजिक नीड है इसकी, ठीक है, हमें चाइना को काउंटर करना है, ठीक है। चाइना के पास भी है S-400, तो हमें भी चाहिए S-400 डिफेंस के लिए। तो यूएसए ने काटसा के अंदर हमें क्या कर दिया, हमें क्या करा, क्या कह रहा था, हमें इकोनॉमिक सैंक्शन से बचाया, मतलब किसे एग्जाम्प्ट कर दिया हमने काटसा के अंदर से, कि भैया काटसा के अंदर से हमें एग्जाम्प्ट कर दिया गया इंडिया को कि अगर आप यूएसए से S-400 मिसाइल खरीद रहे हैं ना, तो आपके ऊपर काटसा का जो ये सैंक्शन है ना ये नहीं लगेगा, ठीक है, हम आपको पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यूएस के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका वॉशिंगटन DC इनका कैपिटल है। मिसिसिपी इनकी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लेक्स में ग्रेट लेक्स, ये सब इनकी ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। और डेजर्ट के बारे में मोजावे डेजर्ट इनको यहीं मिलेगा, मोजावे डेजर्ट, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बेसिन, ठीक है, डेजर्ट यहीं मिलेंगे। अब पढ़ेंगे हम यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के रिलेशन के बारे में। इंडिया यूके रिलेशंस, ठीक है। अब इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के लिए वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, इंडिया यूके का होगी कंफर्म होगी, ठीक है। हम इस यूके की कॉलोनी रह चुके हैं, ठीक है। और यूके के साथ नहीं होगा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो किस कंट्री के साथ होगा, यूके के साथ तो है हमारा, ठीक है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी देख लो, क्वाड के अंदर ही पार्टिसिपेट करते हैं यूके, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के अंदर ही पार्टिसिपेट करता है यूके, ठीक है। और इंडो पैसिफिक टिल्ट जो कंप्लीमेंट्स है इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर ही पार्टिसिपेट कौन करता है, यूके करता है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज देख लो, जैसे अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर, ठीक है, कोंकण, कोबरा वॉरियर, ठीक है, ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके, ठीक है। तो ये तीनों को तो याद रखना है आपको। मैं एक बात और बोलूंगा, देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस ना आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लो और इनको ना निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो, ठीक है, निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो, ठीक है, निमोनिक्स बना के इनका याद कर लो, ठीक है। अब अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, इंडिया इज द यूके 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो इंडिया जो है ना यूके का 12th लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। चलो 12th है, ये चीज़ का ध्यान रखना, मतलब टॉप 10 में नहीं आता, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब देखो यूके का जो कैपिटल है वो लंदन है, यूनाइटेड किंगडम का। और जो यूनाइटेड किंगडम है ना ये 4 कंट्रीज को मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। वो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आप मैप के अंदर भी इसके बाउंड्री कंट्रीज देख लेना एक बार, ठीक है। सी देख लेना है ना, अटलांटिक सी से ये बॉर्डर से करता है अपना। और लैंड शेयर किससे करता है, लैंड बाउंड्री किसके साथ करता है, आयरलैंड के साथ करता है, ठीक है, वेस्ट में। और माउंटेन रेंजेस देखोगे तो द पेनिंग्स जिसकी माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन करते हैं, प्लस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्रीज भी हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो साइन हुआ था 2020 में। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हमारा स्टार्ट हो गया रखा है, ठीक है, 2021 से ही। और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन मेरीटाइम कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी देते हैं मेरीटाइम कोऑपरेशन के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर, ठीक है। क्वाड पार्टनरशिप भी हमारी, ये मैंने बता दिया आपको। मिलिट्री एक्सरसाइज देख लो, देखो मिलिट्री एक्सरसाइज इनके बीच में देखो नाम याद रहेगी, देखो कैसे। AUS से तो भैया ऑस्ट्रेलिया हो गया, और IND से इंडिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्स, एक्स मतलब एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो OCDEX, ठीक है। तो ये मेरी टाइम एक्सरसाइज हमारी, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, जो मेरी टाइम एक्सरसाइज हमारी। पिच ब्लैक एयरफोर्स है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया
और या HIND से हिंद है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हिंद, ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है हमारा, ठीक है। फिर मालाबार एक्सरसाइज के अंदर मैंने पढ़ाया था, वो क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 देश मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, वही क्वाड का, ठीक है। चलो, क्वाड की ही मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है हमारी, कैसे हमने FTA साइन कर रखा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा था, 2022 में साइन हो गया था ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया के बीच में, ठीक है। क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन भी है हमारा, ठीक है। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ FTA को, क्योंकि हमने साइन कर रखा है ना इनके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का FTA साइन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के अंदर G20 का पार्ट है हम, WTO का पार्ट है हम, IOR का भी पार्ट है हम, आसियान रीजनल फोरम का भी पार्ट है, क्वाड का भी पार्ट है हम, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, देखें इनकी कैपिटल क्या है, कैनबेरा है, इसका ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट रिवर्स, मुरी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इनकी, ग्रेट बैरियर रिफ मिलेगा आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रिफ सिस्टम मिलेगा आपको यहीं पे, ठीक है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसकी लोकेशन देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराफोरा सी देखो यहाँ पर, कोराल सी देख लो, ठीक है, द कोराल से बना है कोराल सी, ठीक है। और देखो बास स्ट्रेट या बेस स्ट्रेट, तास्मान सी, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया हैज द लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल कोस्ट लाइन अगर किसकी है तो वो ऑस्ट्रेलिया की, उसका रीजन है भैया ऑस्ट्रेलिया पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ठीक है। और चारों तरफ से इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, फिर चारों तरफ से ये क्या है, वाटर बॉडी शेयर करता है वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इंडिया और जापान देख लेते हैं। तो इंडिया और जापान के रिलेशन में भैया ये भी पता होना चाहिए, क्वाड का मेंबर है दोनों के दोनों, ठीक है। प्लस इनके बीच में FTA साइन है, यस साइन है, ठीक है। और देखो डिफेंस में देखना, डिफेंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस में हमने क्या कर रखा है, ACSA साइन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, ये क्या है, एनहेंस कोऑपरेशन थ्रू एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट एंड मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक धर्मा गार्जियन और शीन्यू मैत्री और जीमैक्स, ये हमारे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन जापान और इंडिया। देखो सेपा साइन कर रखा है, वही हमारी FT साइन है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, सेपा, जो 2011 में साइन हो गया था जापान के साथ। इंडिया जापान एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हमने पीसफुल यूज के लिए हमने साइन कर रखा जापान के साथ, ठीक है, कोऑपरेशन हो रखा हमारा। अब जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो, पता है आपको, एक आइलैंड कॉम्पोजिशन की से कंट्री बनी हुई है ये, आपको इसके 4 मेन आइलैंड मिलेंगे, जैसे है होकाइडो, होन्शु, है ना, होन्शु लार्जेस्ट है ना, शिकोकू, ठीक है, और यूसु, ये भी याद रखना। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको यही मिलेगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। कुरिल आइसलैंड याद रखना, कुरिल आइसलैंड, ठीक है। और सी ऑफ जापान याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर हाँ, कुरिल आइसलैंड आपको याद रखना है, कुरिल आइसलैंड UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। येलो सी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जापान के पास, याद रखना है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर याद रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ हमारे क्या रिलेशन है, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इंडिया सिंगापुर देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सिंगापुर को विजिट किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। अब देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी सिंगापुर के साथ, और 2015 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रेड में देखें तो सिंगापुर इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान, तो आसियान कंट्री एक सिंगापुर, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हमारा सिंगापुर, और 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ग्लोबली, ठीक है, 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ग्लोबली, ठीक है। अगर डाटा देखें 2023 से 2024 तक का, ठीक है। बोथ साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो से का साइन कर रखा हमने, मतलब FTA साइन है हमारा किसके साथ, सिंगापुर के साथ। इंडिया से द नेट इंपोर्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा करते हैं सिंगापुर से, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस हमारा एग्रीमेंट साइंड है किसके साथ, सिंगापुर के साथ। और ये मैं आपको ना PT365 में भी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स की, ठीक है, डोंट वरी। ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके बारे में समझाऊंगा, इसका पूरा लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है। टू चेक टैक्स इवेजन, सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनटू इंडिया, ये 2023 से 2024 का डाटा देखोगे तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI हमारा इंडिया के अंदर आता है। बायलैटरल एक्सरसाइज देख लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर आर्मी की है, एक्सरसाइज सिम्बैक्स नेवी की है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग ये एयरफोर्स की है, ठीक है। अब देखो हमारा ना फिनटेक एग्रीमेंट में हो रखा है किसके साथ, सिंगापुर से, प्रोजेक्ट नेक्सस के अंदर। अब इसका काम क्या है भैया प्रोजेक्ट नेक्सस का, तो इसका काम है भैया कि enabling fast and efficient cross border payment by connecting their domestic
फास्ट पेमेंट सिस्टम को, तो यूपीआई को लेकर आना, यूपीआई लॉन्च करना सिंगापुर के अंदर, ये सब क्या है फिनटेक में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। इंडिया वियतनाम रिलेशन, देखो वियतनाम रिलेशन के अंदर आपको वही डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, पैसेक्स, विनबैक्स, मिलान, ये सब क्या है बताओ, नेट एक्सरसाइज है, डिफेंस कॉपरेशन है बिटवीन द वियतनाम एंड इंडिया। और एक बात और, इंडिया हैंडेड ओवर इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट आइनस क्रिपन टू वियतनाम इन 2023। तो आइनस क्रिपन हमने किसको दिया है, हैंडेड किया है वियतनाम को किया है, ठीक है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है। मेको गंगा कॉर्पोरेशन ध्यान रखना, मेको गंगा कॉर्पोरेशन के अंदर आपका वियतनाम पार्टनर है, ठीक है, मेको गंगा कॉर्पोरेशन में, ठीक है, वही एक आशियन कंट्री है, ठीक है, ये भी बताना चाहिए। अब इंडिया मलेशिया, ठीक है, इंडिया मलेशिया के अंदर देखो, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखा है हमने मलेशिया के साथ, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इसका मतलब हमारा मलेशिया। मलेशिया डिसाइडेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इट इज फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, तो मलेशिया एक फाउंडिंग मेंबर रही है, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैंने आपको बताओ कौन से वाले PT65 में बनाया, बताओ जल्दी बताओ, एनवायरमेंट की, ठीक है। चलो इंडिया मलेशिया रिलेशन, तो इंडिया मलेशिया रिलेशन में अब क्या देखें, तो हाँ ये FTA साइन कर रखा है हमने मलेशिया के साथ, ठीक है, जो 10वें साल में किया था हमारा। और मलेशिया इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आशियन, आशियन में देखे जाए तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है, कौन, मलेशिया इंडिया का। और मलेशिया इज इंडिया 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, 16th इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का, ठीक है, 16th लार्जेस्ट पार्टनर है, ठीक है। अब एक साइज देख लो भैया, कौन सी साइज होती है, तो हरमाऊ शक्ति साइज होती है बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। और एक बात और, ऑयल पाम डिप्लोमेसी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और किससे बताओ जल्दी, इंडोनेशिया से करते हैं, ठीक है। मलेशिया अलॉन्ग विथ इंडोनेशिया एंड थाईलैंड आर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल टू इंडिया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और पीपल टू पीपल कनेक्ट है हमारा किसके साथ, मलेशिया के साथ। थर्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यूपीआई पेमेंट सिस्टम इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है मलेशिया ने, ठीक है। तो ये हमारा बायलैटरल रिलेशन हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, IR के अंदर। अब जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पार्ट बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन न्यूज, ठीक है, और प्लेसेस इन न्यूज, इसकी मैं अलग वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मुश्किल से अब हमारा 15 से लेकर 18 पेज रह गया है IR का, और मैं नहीं चाहता कि मतलब इसको और लॉन्ग वीडियो कर दूं, क्योंकि देखो मेरा आईपैड में ना ये वीडियो, जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं ना, ये मर्ज नहीं हो पाते जल्दी से, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत है। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, 2 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी ना, तो वीडियो मर्ज होने में दिक्कत होती है, तो मैं नहीं चाहता। अब 30 से 40 मिनट की वीडियो आएगी और IR की, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये IR का जो रेस्ट पार्ट है इसे कंप्लीट कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं न्यूज़ के अंदर उसे कंप्लीट कर देंगे, और प्लेसिंग न्यूज़ को, ठीक है। तो 30 to 40 मिनट्स का वीडियो होगा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि बचा ही कितना है, देखो हमने कंप्लीट कर दिया है 57 पेज तक का कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी ज़्यादा पेज नहीं बचे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो भी इम्पोर्टेंट था एग्जाम के लिए मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, समझा दिया है। आप इसको जो हाईलाइटेड वाली PDF है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पर ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।